जैसे पहले तो जो पिछले क्वेश्चन है वहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले कल जो क्वेश्चन नंबर 2 क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना, पेज नंबर 111 पे। 111 ऑनलाइन स्टूडेंट से बात थोड़ा सा स्पीड अप होइएगा, क्वेश्चन और करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट से बात कीजिए। ये पेज नंबर 111 वाला क्वेश्चन नंबर 2 फाइनल है। एनी कंफ्यूजन एनी में कंप्लीट हो गया? अभी इकट्ठा कर लिए थे चीजें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो मसला रहेगा, स्पीड अप हो जाए यार। कल कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? नहीं वो वाला और बोला तो कंप्लीट हो गया था ना। 308 वाला तो फाइनल हो गया था ना हमारा। हो गया था सर जी। नहीं 111 वाला क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, जो मैंने कल बातें की थी उसके बाद अब मसला तो नहीं रहेगा। अब निकालने में जरा वॉल्यूम 1 में जो क्वेश्चन कल मैंने दिया उसमें जरा 2-3 बातें जरा बता देना। तो होना चाहिए था वैसे सुननी, लेकिन 1-2 बातें तो मेरे से सुन लेना। ये पेज नंबर कौन सा आपके पास? 268 वॉल्यूम 1 सामने रखिएगा प्लीज। इसमें सर जी जो मैंने कल बातें की थी वो काइंडली जरा पहले फाइनल कर लें आप जरा। क्वेश्चन अगर डायरेक्ट से है तो थोड़ी सी और तरह चीजें जहन में आनी चाहिए, और क्वेश्चन अगर इंडायरेक्ट से है तो अलग से जहन में आना चाहिए। अगर डायरेक्ट है तो हमने रिसीव्स फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट टू सप्लायर्स, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, ये मेन चीजें ढूंढनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो इसमें एक नया वर्ड आया था, पहले वो जरा मेरे से सुनना जरा। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखा जरा, जिन पास क्वेश्चन है जरा देख लीजिएगा, बाकी बोर्ड पे जरा देखने का मसला क्वेश्चन तो लेना था। इसमें एक तो एसेट्स में प्री पेमेंट आ रही है, और लाइबिलिटीज में एक्रूड लाइबिलिटीज मींस एक्रूड एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अगर आप इंडायरेक्ट से मेथड से वर्किंग कर रहे हैं तो इन्हें इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों ने प्री पेड हो या एक्रूड एक्सपेंसेस हो, इंक्रीज डिक्रीज में रहता भी आ जाना, वो इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट मेथड से करना है तो फिर आपको ये कंबाइंड ही बनाना है, क्योंकि अदरवाइज जो एक्सपेंसेस है उनका ब्रेकअप आपको नहीं मिला। दूसरी चीज ये है कि नीचे आए प्रॉफिट लॉस में, यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर्ड की बजाय उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड करके बताया हुआ था। तो इनको भी जरा इकट्ठा करके, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ब्रेकअप है इन 2 एक्सपेंसेस में दिया हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है। देन उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स मींस डेटर्स है, और एक वर्ड जरा ऑपोजिट साइड पे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जरा याद रखना है। वैसे मैंने एक्सप्लेन तो किया बस ब्रैकेट में, लेकिन अगर ये ना भी एक्सप्लेन हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी वैसे अब FA2 में है वर्ड, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए एडवांस फ्रॉम कस्टमर के लिए वर्ड है। तब इसको क्यों इकट्ठा करना, और अगर करना तो किस मेथड में करना? अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो फिर डेटर्स अलग है, एडवांस अलग हो जाएगा, कोई इशू नहीं, अलग अलग इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा और वो वैसे ही होगा जैसे आपको पता है। लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड है तो अब आपने सेल लिखनी है, और सेल फिर आप डेटर्स में लिखें या एडवांस में लिखें ये मसला होगा, इसलिए फिर यहाँ लेजर कंबाइन हो जाएगा। ठीक है। देन वो मेरा ख्याल इशू नहीं है कि सेल के नीचे पॉइंट 1 नंबर 1 देखा, ये कुछ मैंने यूनिवर्सल के एंगल से आपको रिवाइज करने को भी कहा था। तो ये 75% जो है ये बस डेटर्स में आना है, बाकी 28% एज इट इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स में चला जाना। ठीक है। देन उसके बाद ये चीजें आई होप कि आपको पता चल गई नहीं, लॉन्ग टर्म लोन और उसका करंट पोर्शन इकट्ठा होना। ठीक है। देन उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स की तरफ फिगर देखें, इसमें थोड़ा सा एक इशू था। रिटेन्ड अर्निंग्स की एक नेगेटिव फिगर दी हुई है 2018 में। तो रिटेन्ड अर्निंग्स की नेगेटिव फिगर का मतलब अब ये डेबिट बैलेंस होगा, तो जब आप रिटेन्ड अर्निंग्स का इस केस में लेजर बनाएंगे
तो बताएं जरा ओपनिंग क्लोजिंग कैसे लिखेंगे? अब ये नेगेटिव फिगर का मतलब डेबिट बैलेंस होगा रिटेन अर्निंग्स में, तो डेबिट बैलेंस 655 और कैरी डाउन कहाँ लिखूं? वो भी क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस के तौर पे आ जाएगा, तो एक ही साइड पे इकट्ठा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। ओपनिंग डेबिट साइड पे क्यों आ गया? देन उसके बाद फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा आपको। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढ दो कितना, 3507। देन उसके बाद मेरा ख्याल कुछ नहीं और मिलेगा, नहीं और कुछ मिलेगा नहीं जब बैलेंस करेंगे, लेकिन ये बात मेरे ख्याल उस दिन होगी, एक दो जगह नादिर वाला में भी होगी। अब बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है, ठीक है, लेकिन होने का तो अभी रिटेन अर्निंग्स डेबिट हो रही है, रिजर्व भी क्रेडिट हो सकते हैं, लेकिन अगर रिजर्व क्रेडिट हो रहे होते तो रिजर्व कहीं नजर आने चाहिए थे इक्विटी में, तो अगर रिजर्व नजर नहीं आ रहे तो ये बात दोबारा एक मिनट सुन लीजिएगा, ये डिविडेंड होगा, ठीक है, लेकिन ये कैश डिविडेंड होगा, बोनस शेयर होंगे। हमने हमेशा नॉर्मल रहना है, अगर नहीं पता तो हम नॉर्मल अज्यूम करेंगे, बोनस शेयर यकीनन हो सकते हैं, लेकिन अगर वो बताएगा, अगर हमें ना पता हो तो डिविडेंड कैश होगा, फाइनल होगा, और डिक्लेयर्ड आफ्टर द ईयर वगैरह स्टोरी भी होनी चाहिए जहन में, तो ये डिविडेंड की फिगर आ जाएगी, बताइएगा। दूसरी चीज बार बार मैं बोलता रहता हूँ ये डिविडेंड यहाँ डिक्लेयर्ड वाला है, रिटेन अर्निंग्स में डिविडेंड डिक्लेयर्ड वाला डेबिट हुआ है, लेकिन वन सेकेंड डिविडेंड पेएबल आपको अभी नजर नहीं आ रहा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो फिर ये डिविडेंड पेड के तौर पे फाइनेंसिंग में भी आ जाएगा। ये आया क्या, बोल दें एक दफा जुमला जरा, ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड आया लेकिन पेएबल ना होने की वजह से ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी पेमेंट एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। बाकी मेरी बात तो कंप्लीट हो जाए, मुझे आइडिया एक आध जगह शायद मुझे और एक्सप्लेन कर दीजिए। देन इसके बाद नीचे पॉइंट नंबर 2 में डेप्रिसिएशन एक दी हुई है 750, और ये उसने बताया भी हुआ है कि उसने कहाँ चार्ज की हुई है। अच्छा, उसकी एक रेशो बताई हुई है, लेकिन आपको इस रेशो की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि आपने एक कंबाइंड लेजर ही बनाया जिसके अंदर दोनों फिगर्स इकट्ठी हो गई हैं। मसलन जरा अगर प्रीपेड और अक्रूड का लेजर देखा जाए तो ओपनिंग प्रीपेमेंट्स 268 एंड 184, ओपनिंग लायबिलिटी 180 एंड 310, एक्सपेंसेस में अगर आप देखें तो ये 6185 के ये डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर इसी में एडमिन है। तो इन दोनों को इकट्ठा इसलिए हमने किया क्योंकि हमारे पास फर्दर ब्रेकअप भी नहीं है कि प्री पेड ऑफ एडमिन कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंबाइन हो गए, अब उनमें से फिर डेप्रिसिएशन लेस हुई, ठीक है, लेकिन इसको प्रोपोर्शन क्यों नहीं करना पड़ा, अपनी बाकी बात मैं कर देता हूँ, इसको 1/3 या 3/1 क्यों नहीं करना पड़ा, जब लेजर ही इकट्ठा था तो डेप्रिसिएशन चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में हो चाहे एडमिन में हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो कहता है ये फॉर एग्जांपल रेशियो है 3:1 कॉस्ट ऑफ सेल और डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन में, तो फिर क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल ने कहा ना होता 100 के लेजर में, तो फिर आपको ये ब्रेकअप करना पड़ना था, उसी तरह जिस तरह फिर यूनिवर्सल में शायद हुआ भी है। तो यहाँ ब्रेकअप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो भी खर्च जिन खर्चों में डेप्रिसिएशन शामिल है वो हमने कंबाइंड ही करके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिए हैं। अगर ये कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह में होती तो फिर हमें क्योंकि स्टॉक का लेजर अलग बनाना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए प्रीपेड वगैरह का अलग बनाना, तो फिर हम डेफिनेटली ये ब्रेकअप भी करते, यहाँ ये ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। फिर पॉइंट नंबर 3 में था डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में एक तो लॉस शामिल है और फिर एक इम्पेयरमेंट लॉस है। जो डिस्पोजल का लॉस है अगर डायरेक्ट मेथड हो, अब ये चीजें फाइनल हो ही जानी चाहिए वैसे, अगर डिस्पोजल का कोई लॉस है और डायरेक्ट मेथड हो तो कहाँ आएगा, कैश फ्लो के अंदर कहाँ आएगा, तो कैश फ्लो में कहीं नहीं होगा इसमें, ऐसे ही यकीन अगर इनडायरेक्ट मेथड हो तो फिर इसने एड बैक होना, और सिमिलरली इम्पेयरमेंट लॉस है तो इसने भी डायरेक्ट मेथड में कहीं नहीं आना कैश फ्लो के अंदर, इनडायरेक्ट अगर होगा आपने किया है तो इसने एड बैक होना था, लेकिन अब क्योंकि ये दोनों चीजें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में शामिल है तो इसको वही इसी तरह जिस बैड डेट शामिल अगर है तो कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन अगर किसी खर्चे में शामिल है तो डायरेक्ट मेथड में भी उसे माइनस करना है, लेकिन एड बैक करके नहीं करना, फिर जिन खर्चों में वो शामिल है वहां से माइनस करना। तो आपको ये 40 भी कहीं नजर आया होगा, कौन सा 40, लॉस वाला भी और फिर 24 इम्पेयरमेंट लॉस वाला भी। अभी इसको माइनस इसलिए किया क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो जहां पे ये है एक्सपेंसेस के अंदर शामिल है तो हमने वहां से माइनस कर दिया, ठीक है, जस्ट लाइक मेरा ख्याल है जिस तरह यूनिवर्सल में बैड डेट्स रिटर्न ऑफ थे, तो जितनी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन जहां जहां होंगी उन्होंने वहां से कैंसिल होना, ठीक है।
अभी डेफिनेटली हो सकता है बुकिंग करते हुए मिस्टेक हो जाए, अभी ये फाइनल स्टेज तक तो नहीं हम पहुंचे, तो जब मिस्टेक हो जाए तो ये उस मिस्टेक को भी करेक्ट करने की कोशिश करें, और ये परेशान ना हो कि ये तो मेरे से गलत हो जाता है। ये प्रैक्टिस करने से इंशाल्लाह और इम्प्रूवमेंट होगी। मतलब ये कहना कि गलत हो गया तो इसी तरह कर लूँ नेक्स्ट टाइम, ये मेरे ख्याल से सही एटीट्यूड नहीं है। याद नेक्स्ट टाइम कोशिश करें याद रहे, और वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कोई मिक्सचर नहीं बना देना हमने, कि किसी का इंक्रीज डिक्रीज लिख दें, किसी की रिसीट निकाल दें, मतलब डेटर्स में से रिसीट निकाल दी और एडवांस को इंक्रीज डिक्रीज में लिख दिया, पहले उसने हो जाना, लेकिन ये तो मिक्स हो गया। डायरेक्ट मेथड अगर है तो आपने रिसीट्स ही लिखनी है, इंक्रीज डिक्रीज की कोई बहस नहीं है, और अगर इनडायरेक्ट है तो फिर रिसीट्स नहीं लिखनी, फिर लिखना ही इंक्रीज डिक्रीज। तो इसको सही क्लियर करें थे। बाकी गलतियां ठीक है, अभी मेरा ख्याल इनिशियल फेज है। देन पॉइंट 4 की मैं अभी बात करता हूँ, लोन वाली, वो आपने बल्कि की भी होगी। पॉइंट नंबर 5 जरा देखें, उसमें एक नई चीज भी थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, थोड़ी सी याद थी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो उसमें डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती, और ये जो टेक्सला वाला सवाल था उस पर भी मैं आता हूँ बाद में। वहां पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेकिन कॉस्ट मॉडल पे थी, ये पॉसिबल है वैसे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे भी हो सकती है, और कॉस्ट मॉडल पे भी। अगर कॉस्ट मॉडल पे है फिर वो आई 16 कराई है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो इसके लेजर में क्या क्या आ सकता है? नहीं नहीं, ब्रॉड डाउन हो सकता है, कैरी डाउन हो सकता है, एडिशन हो सकती है। नहीं एक सेकंड, गेन, हाँ फेयर वैल्यू है, लेकिन फेयर वैल्यू गेन भी हो सकता है, फेयर वैल्यू लॉस भी हो सकता है। गेन होगा तो क्या एंट्री होगी, और अगर लॉस है तो फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। कैश फ्लो के एंगल से अगर सोचें तो गेन भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन और लॉस भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन। अगर इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे होते तो लॉस ऐड होता, गेन लेस होता, और अगर डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो अब ये गेन लॉस कहीं नहीं आना, सवाल है जिसके कैश फ्लो के अंदर इसने कहीं नहीं आना। ठीक है, और इसमें कौन सी चीज हो सकती है? बाकी डिस्पोजल हो सकती है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिस्पोज की तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट, वो स्टोरी एज इट इज। डेप्रिसिएशन लेकिन अब यहाँ नहीं आ सकती एज अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, देन इसी में अदर इनकम में बाकी 220 से था, ये तो मैंने फिगर ये जो फेयर वैल्यू था, फिर लिखा रेंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये मेरे ख्याल एक नई चीज है, नई चीज है ऐसा इसकी प्रेजेंटेशन का होनी है। लेकिन मेरे पहले वर्ड जरा एक मिनट सुन लीजिएगा, और अब ये आपको भी क्लिक करने चाहिए जिस वक्त आप पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ रेंट रिसीव्ड, ये कैश ट्रांजेक्शन है, लेकिन रेंट रिसीवेबल कहीं नहीं है, यह है, तो इसका मतलब फिर यही रेंट इनकम भी है। लेकिन बहरहाल हम क्योंकि डायरेक्ट मेथड से वर्किंग कर रहे हैं, इसलिए रेंट इनकम का अब हमने कुछ नहीं करना, और रेंट रिसीव्ड बस हमें चाहिए था जो मिल गया है। ये अब किस एक्टिविटी में आना चाहिए? ये लिखा ऑपरेटिंग में हुआ, लेकिन अगर इसे इन्वेस्टिंग में भी लिख लिया जाए तो वो गलत नहीं है। तो इसके साथ अगर आंसर कहीं है किसी के पास नेक्स्ट पेज पे, या अगर रजिस्टर पे हो गया, तो रिसीट फ्रॉम टेनेंट्स एक लिखा हुआ है, टेनेंट्स मींस किराएदार जो होते हैं, तो डेफिनेटली रेंट कैश रिसीव फ्रॉम रेंट लिखा जा सकता है, ये वर्ड मैच करना जरूरी नहीं है। ये लिखा इस वक्त कहाँ हुआ है? ऑपरेटिंग में आपके आंसर में लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए एक चॉइस लिखना जरा, और इसे कहाँ भी लिखा जा सकता है। इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, सोच के जरा बताएं, बड़े हो गए, फाइनेंसिंग की बहस नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसका रेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी आ सकता है, तो इसके लिए भी चॉइस अवेलेबल है। वो इसलिए लिखने के बाद में अगर कभी नजर आ जाए तो जरा याद आ जाए। ऑपरेटिंग में भी लिख सकते हैं, जिस तरह वो डिविडेंड रिसीव्ड वगैरह है, पेज नंबर 107 निकालना रखना, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये कौन सी एक्टिविटीज है तो इन्वेस्टिंग, लेकिन इनके लिए चॉइस क्या है? ऑपरेटिंग में भी लिखा जा सकता है। तो अगर आप भी इसे इन्वेस्टिंग में लिख रहे हैं या ऑपरेटिंग में, तो ये चॉइस अवेलेबल मिल गया कहीं? दो बॉक्सेस बने 107 पेज पे। डिविडेंड्स ढूंढ के बताएं जरा, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड कहाँ कहाँ आ सकता है? बोल दे बोल दे बोल दे। पेड की बात की है मैंने, पेड या इंटरेस्ट पेड, इनके लिए चॉइस है ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग। प्रेफरेबली क्या है? डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग। और डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड दोनों में चॉइस है ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग की, लेकिन दोनों के लिए प्रेफरेबल फाइनल हुआ इन्वेस्टिंग। उसी तरह ये टेनेंट्स है, अगर आप इन्वेस्टिंग में भी लिखें तो ये ठीक है।
देन उसके बाद अब आई होप कि प्रीमियम वगैरह की बहस तो कंप्लीट कर लेते हैं आप। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम इकट्ठा बैलेंस करके आपने कैश निकालना है। मुझे जरा ये करवा दें, लोन का एक लेजर बनवा दें, लॉन्ग टर्म लोन का बनवा देंगे, मतलब अपने आंसर में से देख के बनवा दें। सबसे पहले तो इसमें से करंट और नॉन करंट इकट्ठा होना है। अच्छा एक इशू और जरा बता दें, वो मेरा ख्याल अल्लाह करे रिजॉल्व हो गया हो वैसे, नहीं वो इस सवाल में है ही नहीं, वो टेक्स्ट में बता बात करते हैं। या चले एक मिनट, जिनके पास क्वेश्चन है वो जरा देख के बताया सवाल। ये जो इंटरेस्ट पेबल है ये अलहदा आ रहा है कहीं नजर? तो अगर अलहदा नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये हो ना कि ट्रेड पेबल्स में शामिल है। अगर अलहदा नजर आ रहा है फिर कहीं ये शामिल नहीं है गरीब, फिर अलहदा नजर आ रहा है तो ये अलहदा अलहदा है। लेकिन टैक्स ला चले वहीं जाता हूँ, फिर पता नहीं वर्किंग हुई है आपसे नहीं। जी मुझे लोन का लेजर की मैं बात कर रहा था, ब्रॉड डाउन से इकट्ठे करके फिगर आपने निकाल ली। कौन से ब्रॉड डाउन इकट्ठे किए? नॉन करंट एंड करंट इकट्ठा करके आपने अपनी क्लोजिंग निकाल ली। देन वो कहता है पॉइंट नंबर 4 में कि लोन इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वर पेड 1984 वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब देखें जो लोन का लेजर होता है ना, लोन के लेजर में सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट्स आती हैं और इंटरेस्ट होता है वो अलग लेजर उसका बनता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग है। डेफिनेटली अगर बैंक से लोन लिए तो वापस करते हुए अपने लोन भी वापस करना और इंटरेस्ट भी देना। तो जो लोन वापस करना वो फिर बोला जाता है शायद प्रिंसिपल वापस करना, लेकिन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपने वापस करना। अब इस लाइन में मसला ये उसने कहा लोन इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो 1984 में इंटरेस्ट भी शामिल है, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट पे हुई है लेकिन इसमें इंटरेस्ट पेड भी शामिल है। तो अब इसको किस किस लेजर में लिखना है आपने? नहीं मतलब इसका ब्रेक होना चाहिए। जो लोन की पेमेंट है वो लोन के लेजर में आएगी और जो इंटरेस्ट की पेमेंट है तो वो इंटरेस्ट पेबल के लेजर में आएगी अकॉर्डिंग टू सवाल। इंटरेस्ट पेबल के लेजर में डेबिट साइड पे पेमेंट आएगी और डेफिनेटली फिर वो बाद में कैश फ्लो में भी आएगी। पेमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आनी है अलग इंटरेस्ट की, और लोन की पेमेंट अलग आनी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो इस वक्त ये 1984 एक मिक्स फिगर दी हुई है। तो इसको कैसे अलग कर सकते हैं हम? इंटरेस्ट पेबल के लेजर से आप इंटरेस्ट पेड पहले निकल आना था, ओपनिंग इंटरेस्ट पेबल का था, इंटरेस्ट एक्सपेंस मिल गया था, तो यहाँ से पहले इंटरेस्ट पेड आ गया है। तो इंटरेस्ट पेड आपने ऑपरेटिंग में लिख लिया है, लेकिन फिर आप कैलकुलेटर पकड़ा आपने होगा तो 1984 में से 1185 फिर माइनस करके आपने प्रिंसिपल अमाउंट को 799 को लोन के लेजर में लिख लिया। समझ आ गया था? और फिर ये लिखने के बाद फिर लोन के क्रेडिट साइड पे भी फर्क आ गया। इसका मतलब फिर ये हुआ कि 799 लोन वापस किया है और 450 फर्दर लोन भी लिया है। तो ये 450 रिसीट्स के तौर पे फाइनेंसिंग में आएगा और 799 पेमेंट के तौर पे फाइनेंसिंग में। तो ये 799 बना कैसे है? पहले किस लेजर से फिगर आई है? इंटरेस्ट पेएबल के लेजर से पेमेंट आई है, फिर वो लोन के टोटल अमाउंट में से लेस होकर रीपेमेंट से आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली। अब इसके अलावा बता दें मेरे में तो ये पॉइंट्स है, तो और इशू तो नहीं है। एग्जांपल से समझे आपने सर? किसी क्वेश्चन में अगर आ गई तो सर यूनिवर्सल देखें सर। अब 1/4 कैसे करेंगे यार? 3/4 एंड 1/4, ये सर ये बात होगी सर। जी डियर फ्रेंड्स हमने देखा ये खत्म होगी सब बात। एग्जांपल 3/1 का मतलब 3/4 है यार, और 3/4 का मतलब 75% एंड 25%। 75% 25%। क्यों मेरा इम्तिहान लेते हैं यार पीएससी के स्टूडेंट्स? नहीं ठीक है ना, 3/1 का मतलब 3/4 एंड 1/4 यार, और इसका मतलब परसेंटेज बन जाएगा। अगर लाख रुपया हो फॉर एग्जांपल तो 75,000 और 25,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये ठीक है, लिख लीजिएगा अगर नहीं पता इसका। और फिर कोई मसला? चलो टेक्सला पे आ जी जल्दी। जर्नलिस्ट ओके प्लीज। एक मिनट कैलकुलेटर पकड़िएगा, सॉरी यार जरा। सेल की अमाउंट लिखें कैलकुलेटर पे 29,700। तो ये बड़ा अलमी है यार, हम क्वेश्चन करने की बजाय क्वेश्चन का आंसर टिक लगाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं ये फिगर क्यों नहीं नजर आ रही। 29,700 मल्टीप्लाइड बाय 28% करें जरा।
29,700 मल्टीप्लाइड बाय 28% आया कहां से है? 72% क्रेडिट थी और 28% फॉर अब्दुल्ला इमरान क्रेडिट सेल थी, और इसका जवाब आता है 8316 कैलकुलेटर पे प्लीज। ठीक है सर जी, टेक्सला पे है, वर्किंग किया करें ना यार, आंसर टिक लगाने की कोशिश करें, वो नजर ही नहीं आई फिगर। और जब भी करनी, कभी मैं क्वेश्चन पहले पुराना रिवाइज करके करने को कहूँ तो वो ये मस्ट है, पुराना जहन में ना वो नया करते हैं, इसका कोई पता नहीं है। ये टेक्सला के पेज नंबर देगा, पेज नंबर 82 पर काइंडली करें। इसके मेरे से चंद एक एंट्री सुनने हैं एडिशन फॉर्मेशन से, किस मेथड से करना था, वो क्यों बोल दी जाए। ये जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तेजी से पढ़ना जरा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डब्ल्यूडीवी पे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, अभी हमें नहीं पता, अगर ये कॉस्ट मॉडल पे है तो डब्ल्यूडीवी पे, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो डब्ल्यूडीवी होनी नहीं इसकी, ठीक है। इन्वेंट्रीज का इंक्रीज डिक्रीज आएगा, डेटर्स का भी इंक्रीज डिक्रीज आएगा, प्री पेमेंट्स का भी इंक्रीज डिक्रीज आएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का अभी हमें कुछ नहीं पता, वो एंड में पता चला था, तो फिर बात कर लेते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंसेस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएंगे। ऑपोजिट साइड पर शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का डिसीजन हो जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स है, सरप्लस का डिसीजन हो जाएगा सबसे पहले बैलेंस करते हुए, लोन और करंट पोर्शन इकट्ठा हो जाएगा, ट्रेड एंड अदर पेबल्स में से क्या आ जाएगा, ट्रेड एंड अदर पेबल्स में से क्या आ जाएगा इंटरेक्ट मेथड में यार, इंक्रीज डिक्रीज आ जाएगा, और बेचारे में से क्या आना। पॉइंट नंबर 1 की एंट्री सुना, ये वाली बात वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कल आ गई है। इक्विपमेंट डेबिट, इसकी एंट्रीज लिखते रहिए, इक्विपमेंट डेबिट नहीं, अब प्रॉब्लम है, इक्विपमेंट तो 40 मिलियन पे फेयर वैल्यू पे खरीदा है, और शेयर्स इशू किए 2 मिलियन, तो ये 10 रुपीज नॉमिनल वैल्यू का एक शेयर है, तो ये डबल एंट्री जरा पूरी इस तरह से बनेगी। बोले जरा वैसे क्या बनाई है आपने, इक्विपमेंट डेबिट 240 मिलियन, शेयर कैपिटल क्रेडिट होना है हमेशा नॉमिनल वैल्यू से, 10 रुपया नॉमिनल वैल्यू दी हुई है, 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो सॉरी 100 रुपया दिए, 200 मिलियन हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 100, और बाकी 40 मिलियन फिर प्रीमियम बनेगा। पेज नंबर 111 पे भागते जाए, वहां पॉइंट नंबर कौन सा था, वहां पॉइंट नंबर 3 में और इस पॉइंट नंबर 1 में क्या फर्क है, बता देख ना, देखें नहीं मेरा ख्याल, हाँ चले लोन सेटल किया था, लेकिन एग्जैक्टली कितना लोन कितने शेयर से सेटल किए, नॉमिनल वैल्यू के बराबर शेयर्स पे सेटल किए, 12 मिलियन का लोन और 1.2 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इसका मतलब डबल एंट्री पूरी वैसी बैलेंस हो रही है, इसका मतलब लोन जब सेटल किया है तो शेयर्स नॉमिनल वैल्यू पे ही इशू किए हैं, लेकिन यहाँ जो इक्विपमेंट दिया है, यहाँ जो इक्विपमेंट लिया है ये जब फेयर वैल्यू पे लिया है और 2 मिलियन शेयर्स दिए, और 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय होगा 10 जब 100, तो ये बनेगा 200, और डिफरेंस जो 40 सेंट्री में बन रहा है वो तो प्रीमियम के लेजर में आएगा। कैश ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश, तेजी से सोचा तो कैश फ्लो में कहीं पे नजर नहीं आएगी, बस लेजर में आपको नजर आएगी। पॉइंट नंबर 2 पढ़े सर, कैसे जाएगी सर, चांस तो अपने आप को एक चांस तो दो, कैश आ रहा जा रहा है सर, नहीं हुआ ना ऐसे, क्या ऐसे हुआ पहले शेयर इशू करके कैश लिया और फिर इक्विपमेंट खरीदा, सेंटेंस तो पढ़े, इक्विपमेंट खरीदा और शेयर दे दिए मुआवजे के तौर पे कैश देने की बजाय, पढ़े सही एक्वायर्ड बाय इशूइंग शेयर्स, क्या खरीदा और क्या देने की बजाय क्या दे दिए, यकीनन आप ये भी हो सकता है पहले शेयर इशू किए पैसे लिए, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फिर एसेट खरीदा पैसे दिए, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन कैसे हुआ, एसेट खरीदा बाय इशूइंग शेयर्स। फॉर एग्जांपल आप इक्विपमेंट बेचते हैं, तो ये आपसे कहे कि मेरे से पैसे लेने की बजाय मेरे शेयर्स ले लें,
तो आप सोच लेंगे कि यार फायदा इसका है कि नहीं, और अगर आपका दिल मानेगा तो आप ले लेंगे, और अगर नहीं दिल मानेगा आप नहीं लेंगे, फिर इशू नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, रिवैल्यूएशन रिवाइज हो रही है। As a result of revaluation carried out on 30th June 2020, साल के एंड में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाज इंक्रीज्ड बाय, डबल एंट्री बताइए क्या केस किया। हाँ जी, पूरी 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 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट कितने से, 80 से। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे जा सकता है? ये रिवर्सल ऑफ लॉस वाली कोई स्टोरी है, क्या एंट्री हुई होगी? कंसंट्रेट 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 ना, डेबिट कैसे हो गया? एसेट एसेट बढ़ रहा है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस में गया? तो रिवर्सल ऑफ लॉस वर्ड में लाए, प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी अमाउंट गई है? 35। बाकी फिर क्या होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या एसेट बढ़ा है या कम हुआ है? तो ये सरप्लस है या लॉस है? ये सरप्लस है तो ये सरप्लस, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में कब जाता है? अगर रिवर्सल ऑफ लॉस वाली स्टोरी आ जाए। तो अब ये कैश ट्रांजेक्शन है, नॉन कैश है? हिम्मत जमाना हिम्मत। लेकिन किस किस लेजर में लिखेंगे? एसेट अकाउंट में कितना लिखेंगे? 80 लिखेंगे, 80 लिखेंगे, और रिवर्सल ऑफ लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर गई होगी। ये सही बताएं तो फिर मजा है। अब ये इनडायरेक्ट मेथड है, लेस करेंगे, नहीं लेस होगा, ऐड 35 से प्रॉफिट बढ़ा होगा, तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इनडायरेक्ट मेथड है, लेस करेंगे। और बाकी जो 45 है ये सरप्लस के लेजर में जाएगा, इसका इफेक्ट कैश फ्लो में नहीं आएगा। 35 का भी असूलन आना नहीं चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड है, प्रॉफिट इफेक्ट हुआ होगा इस 35 से, बड़ा होगा या कम हुआ होगा? बड़ा होगा, तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, लगता है अकेला ही कर रहा हूँ सवाल, तो अकेला ही करना चाहिए। नंबर 3, फुली डेप्रिशिएटेड क्या होता है? पता होनी चाहिए इस तरह की चीजें। सारा डेप्रिशिएट होने का मतलब क्या होता है? WDV 0। स्क्रैप वैल्यू अगर बताइए फिर ठीक है, वरना WDV 0 हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, कंसंट्रेशन से पढ़े जरा सेंटेंस। 30 मिलियन, वैसे इस तरह का पॉइंट्स जब, अच्छा जब भी कभी कोई लाइन पढ़ते हुए फिलहाल महसूस हो कि इस तरह का पहले आया तो जरूर रिवाइज होना चाहिए। इस तरह की लाइन नादिर में एक दफा आई थी, तो एक एंट्री बतानी है मुझे जरा। डिस्पोजल हुई है, कॉस्ट कितनी थी, बेचा कितने का है, कितना रहता है, डबल एंट्री बताना शुरू करें जरा। कैश डेबिट कितना, 5, रिसीवेबल क्रेडिट डेबिट कितना, 3, एसेट क्रेडिट कितना, एसेट क्रेडिट कितना, कितना, 0, 36 नहीं, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे WDV पे, तो 36 क्या है? कॉस्ट, कॉस्ट पे कब होती है एंट्रीज? जब एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग हो। 0 कहां से आगे? 36 फुली डेप्रिशिएटेड, एसेट 0 रह गया। गेन, ये 8 का गेन क्यों है, सोच के बताएं। जब बेचा है तो एसेट कितना रह गया था, वो कैसे रह गया था? फुली डेप्रिशिएटेड का मतलब क्या होगा? WDV 0, तो जितना बेचा उतना ही गेन। 0 क्यों लिखा है, तो 36 है। भाई होप के बड़े हो गए यार। क्या होगा कैश फ्लो में इसका? बोलना है, बोलना है, कुछ नहीं भी क्यों नहीं होगा। 5 कैश फ्लो में आएगा, रिसीवेबल किसी लेजर में जाएगा, ढूंढ लेंगे ना, रिसीवेबल का लेजर है ऊपर, गेन प्रॉफिट एंड लॉस में गया होगा, और कैंसिल करने के लिए लेस होगा। ये 0 अब समझ आ गया। ये प्लीज अब इस तरह की चीजें फाइनल कर लें यार। मुझे कैसा पता चला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट WDV पे इस सवाल में? ये आपको अब क्यों नहीं पता चलता यार? नंबर 4, डेप्रिसिएशन का कैश फ्लो में क्या करेंगे? लेकिन एड बैक के साथ ये जहन में रखनी है, जिस तरह क्वेश्चंस करते हुए कि इधर तो क्या करेंगे उधर क्या करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नहीं भूलना इसे। देन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एक्वायरी 180 मिलियन पे, और ये कॉस्ट मॉडल पे अगर थी तो अब जरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का दिल से लेजर बनवाएगा, इसके ब्रॉड डाउन वगैरह ढूंढो।
ठीक है, बाकी अपनी जगह चीजें कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन इसमें जो स्टैंडर्ड्स की रिवीजन हो रही है मेरा ख्याल है वो भी इंपॉर्टेंट है जी। फर्दर कितनी कॉइन हुई है? 180 एंट्री 1। कैश फ्लो में कहाँ आएगी फिगर? कैश फ्लो में कहाँ आएगी? लेकिन लेजर बैलेंस करें, बैलेंस नहीं है लेजर। 10 किधर आ रहा है ये? नहीं, लॉस तो कभी नहीं आ सकता। कॉस्ट मॉडल है, गेन लॉस बहस से निकल गए हैं। डेप्रिसिएशन हो सकती है, डिस्पोजल हो सकती है, गेन लॉस क्यों नहीं हो सकता? संडे वाले में डेप्रिसिएशन क्यों नहीं हो सकती? यहाँ गेन लॉस क्यों नहीं हो सकता? फेयर वैल्यू मॉडल तो डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती, कॉस्ट मॉडल तो फेयर वैल्यू गेन लॉस नहीं हो सकता। या डेप्रिसिएशन होगी या डिस्पोजल होगी। डिस्पोजल अगर हमने अज्यूम कर ली, हमने पास खुद ही जाना, क्योंकि फिर कितने का बेचा है, गेन हुआ है लॉस हुआ है, हम अपने आप को खुद फंसा देंगे। तो यहाँ हम अपनी आसानी के लिए फिर क्या ही अज्यूम करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन तो इसमें होती नहीं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, होती है अगर कॉस्ट मॉडल। ठीक है, ठीक है सर। तो इसका भी डेफिनेटली डेप्रिसिएशन है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, एड बैक कर देंगे। पॉइंट नंबर 6 सिर्फ पढ़ दें, अब ये फाइनल हो चुका है क्या? ये कई दफा रिपीट हो गया है, अलग अलग कर लेते हैं हम लेजर। कौन कौन सा अलग करना था? वर्ड से गलत है, अभी भी वर्ड गलत है। ट्रेड पेबल एंड इंटरेस्ट पेबल, अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस मींस इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट एक्सपेंस का क्या करते हैं और पेड का क्या करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड में फाइनल बोल रहा था, एक्सपेंस ऐड होता है, पेमेंट लेस होती है। अब आ जाए पॉइंट नंबर 7 पे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को कैश इक्विवेलेंट्स में क्यों लिए? या तो मेच्योरिटी डेट गिवन हो, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश लिखे हुए वर्ड आपको नजर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढे कहीं जरा, पेज नंबर 109 पे प्लैटिनम, उसके नीचे नोट नंबर 1 2 3 4 पे ढूंढे जरा। डू नॉट से शुरू हुआ हुआ पेज नंबर बताइए। 111 उसके ऊपर नोट 3 है, ऊपर नोट नंबर डू नॉट से जो शुरू हुआ। नहीं, पॉइंट नंबर कौन सा? पॉइंट नंबर 4 जरा पढ़े। डू नॉट इंक्लूड क्या इनटू क्या? अनलेस 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 अनलेस, या तो मेच्योरिटी डेट गिवन हो, या ये लिखा हो कि ये शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स है जिन्हें कैश में कन्वर्ट जल्दी से हो जाए। ठीक है, इस पॉइंट नंबर 7 पे इधर आके जरा पेज नंबर का रेफरेंस लिखा, 111 पॉइंट नंबर 4। आखिरी सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है पढ़े? आखिरी सेंटेंस इधर है, कैश फ्लो ये सवाल में वापस है। ये आखिरी सेंटेंस क्या है? ये इनकम है या रिसीव्ड है? और रिसीव्ड है, पिछले पेज पे है। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल नहीं है, तो यकीनन ये क्या लिखा हुआ है? इनकम। तो क्या ये इनकम रिसीव्ड भी है? वो क्यों? इसका लेजर नहीं है, रिसीवेबल का लेजर नहीं है। अब ये जरा सोच के बताइए, इस इन्वेस्टमेंट इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव का क्या होना? क्वालिटी ढूंढे जरा, क्वालिटी वाला क्वेश्चन। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड अगर है तो ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में रिसीव्ड आना चाहिए। इनकम रिसीव्ड सेम क्यों है? रिसीवेबल नहीं है, तो रिसीव तो आना चाहिए कैश फ्लो में, इन्वेस्टिंग में। लेकिन जिस प्रॉफिट से आपने शुरू किया होगा उस प्रॉफिट के अंदर पहले इनकम भी आ रही होगी, तो अगर हमने कुछ ना किया तो डबल हो जाएगा, इनकम भी आ रही है, रिसीव भी कैश फ्लो में आ जाएगी। तो देयरफॉर क्वालिटी का आंसर ढूंढना था, क्वालिटी सिर्फ प्रोडक्ट्स, क्या नाम था एक क्वेश्चन नंबर 8 उसमें ढूंढने कुछ किया था? उसमें एक लेजर ढूंढने था जाके, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल का करंट मिसिंग है सर, करंट। इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल का एक लेजर ढूंढे,
वर्किंग एक्सपेंस ढूंढे मिला। इनकम की अमाउंट बोले, रिसीव की अमाउंट बोले, क्या ये अमाउंट्स डिफरेंट है? उसी के बजाय ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल आ रहे हैं, लेकिन आप जरा कैश फ्लो में ढूंढे, 398 नजर आ रहा है कैश फ्लो के अंदर, कहाँ प्लस किया और माइनस, माइनस क्यों किया? तो कैश फ्लो में इनकम आ रही है, इनकम का कैश फ्लो में कोई काम नहीं है। अब जाए रिसीव इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या नजर आ रहा है? रिसीव्ड आ रहा है या इनकम नजर आ रही है? तो क्या लेस करके क्या ऐड हुआ है? इनकम लेस करके रिसीव्ड ऐड हुआ है। और हमारे वापिस है टैक्सिला में क्या डेफिनेटली नहीं है, नहीं जान रही है, रिसीवेबल डेफिनेटली नहीं है, लेकिन रिसीवेबल ना होने का मतलब क्या बना? इतना ही रिसीव भी है, देयरफॉर फिगर सेम है, लेकिन एक दफा इनकम लेस करेंगे और एक दफा रिसीव प्लस करेंगे। लेस क्यों करेंगे? क्योंकि प्रॉफिट में आ रही है। इनकम का फैक्ट कैंसिल करके कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे जी। अब आप कैंडी बता देंगे तो इससे क्वेश्चन में मसला रहेगा। मसला तो असल जो रह गया वो यही है कि इसे शुरू नहीं किया, कहा ही किसी ने नहीं था। जल्दी से ढूंढे पेज नंबर, स्पीड अप होना था यार, रिमेनिंग टाइम में क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। पेज नंबर ढूंढना जी। मंजूर साहब जरा पेजेस पलटने तो शुरू करिए यार, ताकि टाइम बचे ही यार, आगे आ तो सही यार। पेज नंबर 128 है। पेज नंबर 128 मिल गया जी। जूनियर अकाउंटेंट ऑफ ड्रम लिमिटेड, सब इकट्ठे जी प्लीज ऑन दिस वन। आपको नहीं कोई क्वेश्चन रहेगा? स्पीड अप हो जाएगा, कम से कम इससे डिस्कशन कंप्लीट होता है, ताकि अगर कुछ लिखने का रह गया तो लिख तो आप घर जाके लेते ही हैं, क्या ये ना बताइएगा। मैसेजेस रिक्वायर्ड पढ़े, नेक्स्ट पेज पे रिक्वायरमेंट होना। स्पीड अप स्पीड अप। कौन सा मेथड जहन में ले आए? आज टाइम पे कंप्लीट साइलेंस, फोकस ऑन द क्वेश्चन। जूनियर अकाउंटेंट of Drum Limited has prepared the following statement of cash flow for the year ended 31st December 2018। क्या बना नजर आ रहा है? नेक्स्ट पेज पे जाए। हमने क्या बनाना? किस साल की बनी नजर आ रही है? जिस साल की हमने बनानी है उसी साल की बनी हुई नजर आ रही है। हमने किस मेथड से बनानी है? इनडायरेक्ट मेथड आपको आता है? तो जरा ये अकाउंटेंट साहब ने कैश फ्लो बनाई, इसको जरा ध्यान जरा। सबसे पहले हेडिंग लिखी उसने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सही लिखी है उसने। इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स, इंक्रीज इन डिविडेंड पेएबल, इंक्रीज इन नेट ट्रेड रिसीवेबल्स। ये नेट का मतलब क्या है? प्रोविजन शामिल रख के नेट हो गया। नेट इंक्रीज इन नेट, क्या उसने नेट डेटर्स का डिफरेंस लिया या ग्रॉस डेटर्स? नेट डेटर्स। हालांकि लेना किसका चाहिए? अलग अलग करके लेना चाहिए। ये तो ठीक ही है उसने, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, मतलब ये भी गलत है। इसमें क्या गलती है? नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ट्रेड डेटर्स का इंक्रीज डिक्रीज नहीं आता, आता है लेकिन ग्रॉस का आता है। तो इसमें गलती ये है कि ये भी नेट, बाकी रिटेन अर्निंग्स तो आती है ना, डिविडेंड पेएबल तो आता है, इंटरेस्ट अक्रूड भी आता है। ये इंक्रीज डिक्रीज सिर्फ किन 5 मेन चीजों का आता है? अभी भी 5 पूरी नहीं, रैंडमली ना करें, बेतरीक उसी तरतीब से ध्यान रखें। डेटर, स्टॉक, क्रेडिटर्स। डेटर्स के साथ दूसरी वेरिएशन हो सकती है एडवांस फ्रॉम कस्टमर की, और क्रेडिटर्स के साथ एडवांस टू सप्लायर जी। उसके बाद आगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, इंक्रीज इन इक्विपमेंट, डिक्रीज इन इन्वेंट्री,
डिक्रीज इन टैक्स पेबल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक कह रहे हैं भाई। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम, डिक्रीज इन, इंक्रीज इन। अच्छा ये तो 350, ये ढूंढना जरा एक मिनट, ये 350 क्या कह रहा है? कंसंट्रेट, ये 350 क्या कह रहा है? नहीं डिग्री तो कह रहा है, मतलब आपको क्या पता है क्या किसको कह रहा होगा? हाँ जी, नेट कैश फ्लो नेगेटिव इसलिए वो डिग्रीज कह रहा है। और ओपनिंग बैलेंस उसने लिए, लेकिन उसका कमाल देखें आप, मैच कर गए। तो इतना जूनियर भी नहीं है सर। हमारा मैच ही नहीं होता। अब जरा पढ़ ले उसने किया क्या। जूनियर अकाउंटेंट इन्फॉर्म यू दैट ही हैज टेकन द डिफरेंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच बैलेंस शीट आइटम। बैलेंस शीट किसे कहते हैं? रख लीजिएगा उसे। उसने इन्फॉर्म किया आपको कि उसने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ हर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आइटम का डिफरेंस लिया और उसे क्लासिफाई कर दिया ईच डिफरेंस को, जहां उसका दिल किया ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ही फर्दर इन्फॉर्म दैट स्टेटमेंट इज टाइड अप विद द कैश बैलेंसेस का मतलब बताएं अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। नहीं ये एक सेंटेंस है ना, ही फर्दर, इसका मतलब क्या? ही फर्दर इन्फॉर्म दैट द स्टेटमेंट इज टाइड अप। नहीं ये तो बता रहे हैं, वो ये बता रहा, ये फर्दर उसने बताया कि ये स्टेटमेंट में कैश के बैलेंसेस आ रहे हैं, ये बैलेंस शीट से मैच कर रहे हैं, टाइड अप, मैच कर गए। तो यानी कि मीन्स वो कहना चाहिए चाहता है कि कैश के बैलेंसेस गलत नहीं है, ये कहाँ थे जो आए हैं, बैलेंस शीट से टाइड अप यार, मतलब बराबर, टाई कर गए, बराबर हो गए। लिख लें यार, मैच कर गए। क्या चीज किससे मैच कर गई? कैश बैलेंसेस जो है, कहाँ के कैश बैलेंसेस कहाँ मैच कर गए? तो होना चाहिए बस ऐसे। हमारा जो बैलेंस आता है एंड में, ये जो हम एंड में ओपनिंग क्लोजिंग लिख रहे होते हैं, क्या ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बैलेंसेस से मैच होते हैं? पर जान दो यार, ये वर्किंग में सबसे पहले आप कौन सा नोट बनाते हैं? कैश इक्विवेलेंट का नोट कहाँ से देख के बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से देख के बनाते हैं, और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह उसी से तो आपका मैच होता है। तो क्या आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट का फाइनल आंसर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मैच होता है? यही वो गरीब कह रहा है, वो ये गरीब कह रहा है मेरे पे हंसे जरूर, लेकिन इतना ना हंसे, मैंने एंड में मैच कर दी है। मुझे इतना जूनियर ना समझा जाए, मैं ठीक ठाक जूनियर हूँ लेकिन इतना नहीं। He has ignored the following, अब उसने ये भी बता दिया कि जब मैंने नहीं लिया वो क्या था। आपने सिर्फ कैश फ्लो का अपना फॉर्मेट ध्यान में रखना है, और दुनिया बड़ी है, कोई नहीं देखी जाएगी। वो कहता है बिल्ड डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग, अभी इग्नोर हुई हैं चीजें, क्या होनी चाहिए थी इग्नोर? इनडायरेक्ट मेथड है, क्या करना चाहिए था? पॉइंट नंबर 2 तेजी से पढ़ते हैं। इक्विपमेंट कॉस्टिंग, हैविंग बुक वैल्यू, सोल्ड फॉर रुपीज 440 कहाँ आना चाहिए था? कहाँ कहाँ इन्वेस्टिंग, कैलकुलेटर उठाएं, गेन या लॉस बताएं, स्पीड अप स्पीड अप। किस में से डिफरेंस ले लिया है? और कॉस्ट में से लेते हैं। WDB एंड कैश का डिफरेंस कितना है? गेन लॉस, गेन का क्या होना चाहिए था? प्रॉफिट में से लेस होना चाहिए था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज्ड बाय, सोचें बैड डेट्स डेबिट या क्रेडिट? डेबिट क्रेडिट, बैड डेट्स का क्या होना चाहिए था? कुछ तो होना चाहिए था ना यार, एड बैक होना चाहिए था, इंडायरेक्ट मेथड। डिविडेंड पेड, अंडरलाइन वर्ड, डिविडेंड पेड है डिक्लेयर्ड है? डिविडेंड पेड है डिक्लेयर्ड है? ऊपर जाएं, जो ऊपर जाएं सोचने कैश फ्लो बनाइए, उसमें कोई डिविडेंड पेबल नजर आ रहा है? पेबल नजर आ रहा है। देयरफॉर अगर मैं कहूं 7 लाख ही डिक्लेयर्ड है, तो क्या मेरी बात सही है? गलत है भाईजान, अगर पेबल आ रहा तो फिर सेम कैसे होगी? कौन से फिगर से डिफरेंट हो जाएगी अगर क्या आ रहा है? पेड डिक्लेयर डिफरेंट हो जाएगा अगर ओपनिंग क्लोजिंग पेबल आ रहा है। अब ओपनिंग क्लोजिंग शायद नहीं आ रहा, अभी आप कर लेते हैं इंशाल्लाह। ये पेड को कहाँ लिखते हैं जी कैश फ्लो में? डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग
इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंस या पेड, ऊपर ढूंढ के बताइए की बात है। नेक्स्ट पिछले पेज पे चला के डाटा, क्या इनकम टैक्स और इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस इस सवाल में सेम होगा? क्यों डिफरेंट होगा? कहीं नजर आ रहे हैं वर्ड्स लिखे हुए, पेबल्स पेबल्स हैं, दोनों के शायद हैं, दोनों के ही हैं। अब जरा पॉइंट नंबर 5 आराम से पढ़ें दोबारा। इंटरेस्ट एक्सपेंस का इनडायरेक्ट मेथड में कुछ होता है? क्या होता है? नहीं, पेड तो दबाएगा तो देख लें। अब नहीं एग्जैक्टली अब होना ये चाहिए कि एग्जैक्टली जो वर्ड है पहले वो फैसला हो जाए, बाकी उसने तो होना ही होना। सिमिलरली इंटरेस्ट सॉरी टैक्स एक्सपेंस जो है इसका इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? इंटरेस्ट टैक्स एक्सपेंस, हाँ जी, हम लेते ही कौन सा प्रॉफिट है? बिफोर टैक्स। तो टैक्स एक्सपेंस का इनडायरेक्ट मेथड में भी कुछ नहीं है कैश फ्लो के अंदर, और डायरेक्ट में भी कुछ नहीं। इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्यों ऐड बैक करते हैं? पहले लेस हुआ होता है और उसी जगह पेड आना होता है, और डेफिनेटली टैक्स पेड है फिर कैश फ्लो के एंड में आना। देन वो कहता है ट्रेड एंड अदर पेबल्स एज ऑन 31 दिसंबर 2018 इंक्लूडेड 950,000 फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स, और अंडरलाइन करना है। और इस तरह के एक पॉइंट आया था, सुगोरो ढूंढा है, पता नहीं वो क्या नाम कैसे बोला जाए, 308 नंबर सफा ढूंढना है थोड़ा, 309 नंबर सफा, पेज नंबर 309, इसका लास्ट पॉइंट पढ़े। वर्ड का फर्क है, वहां किस में क्या शामिल था? ट्रेड पेबल्स में क्या शामिल था? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का पेबल शामिल था। क्या किया होगा आपने, सोच के बताएं, वहां अलग-अलग कर लिया होगा। सिमिलरली वापस आए, अब यहाँ ट्रेड एंड अदर पेबल्स में किसका पेबल शामिल है? लैंड एंड बिल्डिंग का। इसको भी हम अलग-अलग करके अपनी वर्किंग करें। अब मसला क्या बना है, हम यूज टू हैं कि सवाल में क्या दिया हो और हमने क्या बनाना हो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हो और हम कैश फ्लो बना लें। यहाँ उसने क्या किया है, कैश फ्लो दे दी है और ये आपको पता चल गया कि उसने गलत बना दी है, लेकिन सिर्फ मुझसे ये जरा सुन लें कि गलत बना के मैच कैसे हो जाती है। नहीं वो मेरा ख्याल कुछ फिगर्स में लिखता हूँ और मैं समझाता हूँ। नहीं नहीं रट्टा नहीं लगाया उसने, ये टैली जो है ना ये रट्टे से नहीं हो सकती, ये डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस होता है सारा, तो आखिरकार फिगर्स प्लस माइनस ठीक हुई हैं तो फाइनल आंसर सही है। तो ये नहीं है, एक मिनट मुझे जरा एक्सप्लेन करने के लिए फिगर्स लिख लेना है। लेट्स से हमारा ईयर है 2021 और कंपैरेटिव ईयर है 2020। एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जरा आपके सामने जरा कॉन्सेप्ट जरा क्लियर हो रहा है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अब जहन में रख के जरा चंद हेडिंग से बता दें। नॉन करंट एसेट्स में सपोज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, फिगर्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ जी। उसके बाद कोई करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में इन्वेंटरीज, हाँ जी एक मिनट, इन्वेंटरी सपोज है 80, 90, डेटर्स सपोज है 70, 65, कैश है सपोज 10, 15, एक मिनट कैलकुलेट कीजिएगा टोटल 180, 1150, 1160, कंपैरेटिव 1570, 1070, ऑपोजिट साइड वाले इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज में सपोज टन लोन, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन था सपोज 100, 90, क्रेडिटर्स सपोज थे 50, 60, इधर टोटल होना है 1160, 1160 में से डिफरेंस लीजिएगा माइनस 150, 1010, 1010 में से सॉरी 1070 में से ऊपर कितना 1070 था, नहीं ऊपर टोटल क्या था एसेट्स का, चेक कर लेना।
1070 था, तो 1070 माइनस 150 की रहेगी 920। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मेरी मैच है, मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मैच है सर। कैसे मैच किए मैंने? बस ऐसे ही की, आपके सामने ही हुई। तो कैसे मैच होती है? नहीं, मैंने फिर डाटा ज़ूम किया। अच्छा, अब जरा गौर से देखें, मैं यहाँ से कैश फ्लो बनाने लगा। किस मेथड से बनाऊं? सपोज मुझे नहीं पता क्या होता है ये डायरेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट। मैंने क्या किया? सपोज इंक्रीज इन, डिक्रीज इन, इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये मेरा लेफ्ट साइड की अपने फिगर्स अब पढ़नी है। अच्छा, आपने लॉजिकली अब चलना सारा, बस जो करना था मैंने कर दिया। नहीं, वो इंटरेक्ट नहीं, इंटरेक्ट में ये होता है। ये कौन सा इंटरेक्ट है? ये कोई इंटरेक्ट नहीं। हमारा इंटरेक्ट कौन सा है? जो फाइनल हो चुका है। इसका कोई अलग नाम रखूंगा बाद में। 100% इंटरेक्ट। इंक्रीज इन है या डिक्रीज इन है? फुल कंसंट्रेट। कितने से? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर इंक्रीज है तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट है। और मैंने किसी से सुना है कि डेबिट के बाद दूसरा फैक्ट क्रेडिट होता है। कहाँ डेबिट, कहाँ क्रेडिट? डिक्रीज इन इन्वेंट्री, पॉजिटिव नेगेटिव, वजह क्रेडिट डेबिट, इंक्रीज इन या डिक्रीज इन? इंक्रीज इन, डिक्रीज इन, सही देख रहे हैं आप। इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स बाय पॉजिटिव नेगेटिव, डेबिट क्रेडिट, इंक्रीज इन इक्विटी। आप जो लिखवा रहे हैं ये तो एंड में आना है यार, मैं इतना भी जूनियर नहीं। नहीं ठीक है ना यार, और आप भी इतने जूनियर नहीं है। कैश से तो नहीं ना लिखना होता, कैश फंड में आता है। ठीक है यार, क्या होगा, कैश नहीं आ जाएगा? कैश कहाँ आता है कैश फ्लो में? कैश एंड में आएगा वो, इक्विटी पे आ जाएगा। नहीं, मुझे कुछ पता है, मैंने सुनी हुई बातें, मैंने कुछ कुछ सुनी है, और जब मैंने सुनी मैंने फुल रट्टा लगा लिया। इंक्रीज इन इक्विटी, इंक्रीज इन डिक्रीज इन, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट कैलकुलेटर लाउड है, मेरा गलत ना बना दीजिएगा, मेरे गलत ना करवा दीजिएगा, मेरी कैश फ्लो ना आउट करवा दीजिएगा। 90 इंक्रीज इन इक्विटी है, इक्विटी क्रेडिट है, कैश फ्लो में डेबिट हो। सभी जान दे गुस्सा यार, इक्विटी बढ़ ही कम हो रही है, बढ़ रही है, क्रेडिट हो रही है, कैश फ्लो में पॉजिटिव। लॉन्ग टर्म लोन सोच के, इंक्रीज इन है या डिक्रीज इन है? इंक्रीज इन है, कितना? इंक्रीज इन लोन, पॉजिटिव नेगेटिव, लोन क्रेडिट, कैश में डेबिट। इंक्रीज इन या डिक्रीज इन? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितने से? डबल एंट्री पूरी बोलना। क्रेडिटर में इंक्रीज है या डिक्रीज है? डिक्रीज है। क्रेडिटर डेबिट, कैश फ्लो में क्रेडिट। कैलकुलेटर बोलना। ये पेज नंबर कौन सा दिस होगा? 128 है जी हसन साहब, पेज नंबर 128। -5 का नाम बताएं। नेट कैश फ्लो या डिक्रीज इन कैश? नेट कैश फ्लो था ये तो। डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन मींस नेट कैश फ्लो नेगेटिव फिगर है। मैंने सारी कैश फ्लो कंप्लीट कर दी है, बीच में मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी है, इन्वेस्टिंग भी है, फाइनेंसिंग भी है, मैंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पूरी कर दी। सिर्फ क्या रह गया? आप डेफिनेटली पूरे वर्ड्स लिखना होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग। मैं जरा टाइम बचा रहा हूं। ओपनिंग कैश बैलेंस ढूंढ के बताएं, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लोजिंग कैश का बैलेंस कैलकुलेट करके बताएं, कैसे?
तो 20 हो गया, 20 हो गया, 10 रह गए। क्या मैच हो गया? इस शॉर्टकट का नंबर 0 होगा, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब इसका सिंपली ये हुआ कि कैश फ्लो मैच करना इशू नहीं है, कैश फ्लो सही बना के मैच करना असल इशू है। आप सिंपली डिफरेंस लें, ले जाएं डेबिट क्रेडिट पूरा करी जाएं, कैश फ्लो ने मैच हो जाना, जो आपने किया वो भी मैच हो गया था। तो मैच करना इशू नहीं है, सही बना के मैच करना ये असल काम है। तो उसने मैच कर दिया है ऐसे, लेकिन उसने गलत किया है ये जो किया है, हमने अब इसे ठीक करना है कैसे। अब हम इस तरफ आते हैं, रजिस्टर करो, ये समझ आ गया? अब उसने मैच कैसे कर दिया, अब जरा ढूंढे, उसने सब इंक्रीज डिक्रीज किया, रजिस्टर खोले जल्दी से। किसने ये सवाल किसने बना के किसको दिए? एग्जामिनर ने बना के, एक जूनियर अकाउंटेंट बन के एग्जामिनर ने ये सवाल आप जैसे सीनियर अकाउंटेंट के सामने रख दिए। वो देखना ये चाहता है कि क्या बच्चे मेरे से बड़े हो गए हैं, ऐसे ही है ये। जी ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे जी प्लीज। ये फॉर्मेलिटीज जल्दी से पूरी करके एंड में हमारे पास रिमेनिंग जो टाइम है उसे प्रॉपर यूटिलाइज करें। इस वीक में फिर 2 छुट्टियां आ रही हैं, तो क्या प्लान किया उन छुट्टियों का? नहीं, उन दोनों में बेटा क्लास रखना पॉसिबल नहीं होता, आपको पता सिग्नल्स भी नहीं आते, वो सिग्नल्स भी ब्लॉक हो जाते हैं। वो तो बल्कि आपके हॉस्टल भी शायद आपसे पारा करवा रहे हो, जो लोग हॉस्टल्स में रह रहे हैं शायद वो हॉस्टल्स में भी अलाउड नहीं होता इन दिनों में। तो इन दिनों में हम क्लासेस तो डेफिनेटली नहीं रख सकेंगे, लेकिन वो ठीक है, मैं आप घर में क्या क्या करेंगे वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन हमारा अपना प्लान क्या है वही। नहीं, संडे तो डेफिनेटली क्लास होना है, संडे की छुट्टी कोई नहीं है, लेकिन ये जो 2 दिन इधर उधर हो रहे हैं इनका हम कुछ और भी तो कर सकते हैं। आप दोपहर को सुना फारग होते हैं, हेडिंग्स दिखते हुए मेरी बात सुनी जा सकती। सुना यह है कि दोपहर जोहर के बाद आपकी क्लासेस नहीं होती। तो 15 पे ठीक है, कोई इशू नहीं। जोहर के बाद रात तक अवेलेबल है टाइम। जोहर किस टाइम होती है? तो मैंने तो नहीं कहा कि एंडिंग बात तो मैंने की नहीं, जोहर के बाद अगर होती है तो कोई नहीं, असर के बाद तो नहीं ना होती, मगरिब के बाद तो सुना फारग होते हैं। सोचे सोचे को और बना सोचे, ये तो गया लगता है। होमवर्क हम करेंगे जोहर से मगरिब तक, और कुछ सोचे सोचे लेकिन हेडिंग्स लिखते लिखते, जब तक हेडिंग्स नहीं लिखेंगे मैं इस तरह की बातें करता रहूंगा। मगरिब से ही ओके। सुना ये फजर के बाद फ्री है अब, क्लास से पहले इंशाल्लाह इसी बहाने पढ़ेंगे ना यार, इसी बहाने पढ़ लेंगे। और कुछ सोचे, और सोचे, ठीक है? लेक्चर तो पेंडिंग है बेटा, उसका तो कुछ देखिए, ये तो एक इसका यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल लिमिटेड बना हुआ है, तो वो तो सबने प्लान किया हुआ है कि हमने 2 छुट्टियों में सारे पूरे कर लेने हैं, उसी तरह से जैसे पहले प्लान किया था ईद की छुट्टियों में तो सारे ही खत्म कर देने हैं, और जैसे ये 2 खत्म होनी फिर आपने कहना अब इतवार वाले दिन तो सारे मुका के छोड़ने, वो तो इंशाल्लाह मिशन ऑन है। ये वही है जो मंडे आ ही नहीं रहा हमारी जिंदगी में, जिस मंडे से पढ़ाई शुरू करनी। 31 दिसंबर मंजूर साहब इस फुल टेंशन में, रुपीज इन मिलियंस पर 1000। सीरियस होने, सीरियस सीरियस सीरियस। अच्छा हेडिंग्स इस वक्त जल्दी से लिखें यार, डोंट वेस्ट टाइम। कैश फ्लो फ्रॉम मेन मेरी में से कम चीज समझना इस स्टोरी में, ताकि क्वेश्चन वैसे आपको इंडिविजुअली सॉल्व करने चाहिए इस तरह।
अब यहाँ से ऑनवर्ड्स कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप शुरू ना कर सकें, लेकिन डेफिनेटली अभी वो हालात नहीं है कि हर क्वेश्चन 100% हो सके, और 100% की शायद गेम कभी भी ना आए, कहीं ना कहीं गलती कोई ना कोई हो ही जाती है, मिलजुल के करते हैं तो फिर पूरा होता है बाकी, लेकिन मिस्टेक्स होनी चाहिए ताकि इंप्रूव हो, और खासतौर पे जो चीजें बार बार रिपीट होती जा रही हैं उनमें तो मिस्टेक बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। हर क्वेश्चन में 70-80% तकरीबन वही चीजें होती हैं, और बाकी जो 20-30 उन्हीं पे अब कोशिश है कि वो मैक्सिमम इंप्रूव हो जाए। जी कहाँ तक पहुंचे? वर्किंग्स में पहुंचे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का नोट बना। जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के हेड्स ढूंढे जी, कौन कौन से होते, कौन से? ढूंढे, पूरा सवाल देखें। किसी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं कर दिया उसने? नहीं, किसी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को भी तो इंक्रीज डिक्रीज कर सकता था वो। मतलब इंक्रीज इन किस किस में? बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा नजर आ जाता, इन्वेस्टमेंट नजर आ जाती, बैंक बैलेंस लिखा नजर आ जाता, तो ऐसी तो कोई चीज नजर नहीं आ रही। सिर्फ क्या ही नजर आ रहा है? ओपनिंग कैश कितना है? ये कौन कौन से ईयर है? 18, 17, करंट ईयर 18 ही है ना? तो ओपनिंग बैलेंस किस डेट का होगा? 17 का क्लोजिंग होगा ना? 18 का क्लोजिंग कितना है और 17 का क्लोजिंग कितना है, सोच के बताएं। 100 है एंड 450 है, 450 एंड 100। इसके अलावा तो कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इस वक्त हेड नजर नहीं आ रहा। चलें सर, इसका क्वेश्चन का असल मसला सुना, इकट्ठे हो जाओ, ये पता चल गया सबको? कहाँ से लिया ये मैंने? कैश फ्लो में लिया, ओपनिंग क्लोजिंग। यार कैश फ्लो बनी हुई है, हम क्या कर रहे हैं? कमाल हो गई, कैश फ्लो बनी हुई हम फिर बनाई जा रहे हैं। जो बनी हुई है वो पता है क्या बनी हुई है? वो एक जुल्म के साथ बनी हुई है, लेकिन हम ये जुल्म भी नहीं कर सकते थे, जूनियर अकाउंटेंट वाला जुल्म भी अभी हमारे बस में नहीं था। जी सर, अब हम यूज टू ये हैं कि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो हेड्स आ रहे होते थे अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उनके फिर लेजर बना लेते थे। अब यहाँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स होकर मेरी छोटी सी बात सुननी। पहली हेडिंग ढूंढने जरा, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? नहीं कुछ तो है ना, ये आप कैसे, ना ये ओपनिंग है ना ये ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, ये तो ठीक है। ना ये ओपनिंग है ना ये क्लोजिंग है, ये क्या है? क्या ये ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस है? अब देखिए, हमें नहीं पता ओपनिंग, हमें नहीं पता क्लोजिंग, लेकिन हमें ये पता है कि इंक्रीज आया है रिटेन अर्निंग्स में। छोड़ दें लिखने वाली भी कोई बहस नहीं, ये आप खुद बनाइएगा, मेरे 3-4 लेजर बनवा दूंगा। इस क्वेश्चन में जो मसला है बस वो समझने, बाकी सब कुछ इजी सवाल, इजी सा सवाल है, नई चीज जो है वो सुनना। हमें नहीं पता ओपनिंग क्या है, हमें नहीं पता क्लोजिंग क्या है, हमें ये पता है कि ये रिटेन अर्निंग्स है नंबर 1, और नंबर 2 इनमें इंक्रीज है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल, अगर ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स 1000 थी, तो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स 2360 होंगी। 1360 क्या लिखा हुआ? इंक्रीज है, 1360 से इंक्रीज हुआ हुआ। तो अगर ओपनिंग 1000 होंगी तो क्लोजिंग 2360 होंगी। अब आप यकीन कह सकते हैं ओपनिंग 1000 की होगी, तो मैं फिर कहूंगा आपसे, आप बताएं कितनी? 0। लेकिन फिर मैं ये जरूर कहूंगा कि क्लोजिंग 1360 है। तो हमें ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं पता, लेकिन हम इस इंक्रीज डिक्रीज से कुछ ना कुछ ओपनिंग क्लोजिंग बना सकते हैं, और वो डिफरेंट इसलिए होंगे क्योंकि गिवन नहीं है। लेकिन क्या कांस्टेंट होना चाहिए? डिफरेंस वही होना चाहिए जो कस्टमर बता रहा है। अब मेरी सजेशन ये है कि ब्रॉड डाउन 0 ना रखें, क्योंकि पहला साल नहीं है। 0 रखने में मसला तो कोई नहीं है, लेकिन हर एक को कहना ओपनिंग 0 ही है, क्लोजिंग इतना है, ये गलत नहीं है।
बल्कि यही रखते हैं, अल्लाह मालिक। लेकिन सिर्फ ये ना कि दिएगा कि मैं इसलिए ओपनिंग 0 रखा हूँ कि पहला साल है, ये मसला नहीं है, हमें पता नहीं ओपनिंग, देयरफॉर हमने अज्यूम किया ओपनिंग 0, लेकिन अगर इंक्रीज है तो क्लोजिंग 0 नहीं है। चलो हम इस तरह कर लेते हैं, एक मिनट छोड़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है? डिविडेंड पेपर। फुल कंसंट्रेट बताएं ओपनिंग पे 0, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि क्लोजिंग 200 है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ट्रेड रिसीवेबल्स तो ठीक है, लेकिन ये नेट हुए हैं और हमें नेट पे एतराज है। अगर एतराज हो तो ये लेजर अलहदा बनाने हैं। नीचे पॉइंट नंबर 3 में चले जाए। रिलैक्स रहना है, रिलैक्स रहना है। हमें कैश फ्लो में वर्किंग करते हुए डेटर्स को ग्रॉस करके ही वर्किंग करनी है। मेथड चाहे कौन सा हो, चाहे कौन सा हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, और अगर नेट हुआ तो हमें ग्रॉस करना है। लेकिन ये ग्रॉस कैसे होगा? कंसंट्रेशन सुनिएगा। मुझे इस वक्त नेट फिगर्स लिखवाएं। नेट 100 उसने नेगेटिव लिखा है, लेकिन है ये इंक्रीज। नेगेटिव क्यों लिखा होगा? इंक्रीज है, उधर डेबिट हुआ है, रिसीवेबल तो उधर क्रेडिट कर दिया उसने। तो उस नेगेटिव को छोड़े, 100 फिगर ध्यान में रखें। इंक्रीज है, ब्रॉट डाउन 0, कैरी डाउन 100। डेफिनेटली मैंने अभी आपके सामने सिर्फ नेट लिख दिया है, और ताकि मैं फिगर समझा सकूं। ऑब्वियसली मैंने इस नेट को काट देना है। रिलैक्स। पॉइंट नंबर 3, क्या आपको पता है कि अलाउंस में कितना इंक्रीज है? कितना इंक्रीज है? अब थाउजेंड्स में करना है, ऊपर डेटा थाउजेंड्स में, नीचे पे थाउजेंड में करना पड़ना। ब्रॉड डाउन अलाउंस बताएं। 0। अब ऐसे ही नहीं है, कैरी डाउन, लेकिन मुझे कहना होगा कि 140 है। अब फुल कंसंट्रेशन जरा। नेट डेटर्स, ये जो बॉक्स के अंदर मैंने लेजर बनाया और अलाउंस का जो लेजर मैंने बनाया, इन दोनों को देख के जरा चेक करें मैं ग्रॉस कैसे कर रहा हूं। अगर ओपनिंग डेटर्स ही नहीं है और ओपनिंग अलाउंस नहीं है, तो ओपनिंग ग्रॉस डेटर्स भी 0 ही होंगे। लेकिन अगर नेट क्लोजिंग डेटर्स 100 है और अलाउंस 140 है, तो क्या नेट डेटर्स में से 140 लेस हो चुका है? तो ग्रॉस करके कितनी फिगर आएगी? 240। वो 40 बचता है, 100 माइनस 140। व्हाट इज 100? व्हाट इज 100 नेट? व्हाट इज 140 माइनस हुई हुई है प्रीमियम? तो 40 140 से पहले फिर फिगर कितनी होगी? तो 40 माइनस 140 इज इक्वल टू 100। तो डेफिनेटली मैंने ये जो लेजर बनाया, ये मुझे बनाना नहीं चाहिए था। मैंने इसलिए बना के सामने रखा ताकि मैं उसे ग्रॉस और अलाउंस को अलग कर सकूं। हम अपनी वर्किंग अब किस लेजर से करेंगे? अलाउंस के और ट्रेड रिसीवर्स का जो नीचे लेजर। क्या करी जा रहा हूँ? अज्यूम करी जा रहा हूँ। 2-3 और। इंक्रीज इन इंटरेस्ट अक्रूड का मीनिंग क्या होता है? इंटरेस्ट पेबल। बैलेंस कैसे है यार? खुद आगे इस्लाम साहब इस तरह के काम तो ना करें। पॉइंट नंबर 3 यार, प्लीज। पॉइंट नंबर 3, यार इंक्रीज अलाउंस। इंटरेस्ट पेबल में इंक्रीज है डिक्रीज है? और इंक्रीज है डिक्रीज है कहाँ लिखा हुआ है? सवाल में लिखा हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट तो नहीं है। ओपनिंग बताएं कितना होगा, क्लोजिंग कितना लेंगे? 50 है ना? लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज, यार इंक्रीज ही होना है। आ रहा है इससे बचा रहा हूँ, एक डिक्रीज भी मेरे साथ रहा। इंक्रीज आई जा रहा मैं इंक्रीज लगा हुआ, लेकिन एक जरा डिक्रीज वाला भी करना, बाकी फिर आपने बनाना। नहीं मेरा सब कंप्लीट करते थे, तरतीब से मैं जा रहा हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग का ब्रॉड डाउन आप बताएं। कैरी डाउन, ये कभी डेबिट साइड पे लिखे जा रहा हूँ ब्रॉड डाउन, कभी क्रेडिट साइड पे। मेरा चेक का तरीका अक्सर मैं गलती कर देता हूँ, आपको बताइए। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद कौन सा लेजर नजर आ रहा है?
अच्छा, ये लैंड एंड बिल्डिंग और इक्विपमेंट के जो लेजर हमें नजर आ रहे हैं, ये कॉस्ट पे नजर आ रहे हैं या डब्ल्यूडीवी पे? और जाने दें यार, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, तो डब्ल्यूडीवी पे बन रहे। सर इंक्रीज वहां है, कैश फ्लो नेगेटिव हुई, डेबिट क्रेडिट किया उसमें, लैंड बिल्डिंग डेबिट हुई हुई, कैश फ्लो में उसने क्रेडिट किया हुआ, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था, और इसलिए किया हुआ ताकि मैच हो जाए, डेबिट क्रेडिट हुआ हुआ। अगर ओपनिंग 0 है और 2600 से बिल्डिंग बढ़ी है, तो 2600 फिर क्लोजिंग ही होगा नहीं? अगर ये समझ नहीं आया तो पिछला कैसे समझ आया? नहीं तो पिछले समझ आ गया तो फिर ये क्यों नहीं समझ आया? ये क्या सुन करी जा रहा, या तो पिछला भी समझ नहीं आया और ये भी नहीं, या फिर अगर पिछला समझ आ गया तो इसमें अब क्या मैंने किया? सर जी इसको ना देखिए, इसको बोर्ड पे देखें जरा, 2600 कहता है ब्लैंड बिल्डिंग इंक्रीज हुई है, तो अगर साल के शुरू में 0 था तो इंक्रीज कब हुई होगी? 2600 से कैसे इंक्रीज हुई होगी? 2600 क्लोजिंग होगा तो इंक्रीज हुआ। बोर्ड पे देख के जरा दूसरा करवाएं, इक्विपमेंट की फिगर लिखवाएं जरा, ब्रॉड डाउन 0, नहीं एडिशन तो एडिशन नहीं है ये, प्लीज ना एडिशन है ना डिस्पोजल है ना ब्रॉड डाउन है ना कैरेट डाउन, ये सिर्फ क्या है, ये इंक्रीज है। तो अगर ब्रॉड डाउन इंक्रीज डिक्रीज आता कैसे? ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेने से आता है, बचपन से लगे हुए आप तो हफ्ते हो गए। तो ओपनिंग अगर 0 है तो क्लोजिंग कितना होगा अगर 1550 से इंक्रीज, 1550, ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ये एडिशन है ये डिस्पोजल है? वो तो इंशाल्लाह भी आ जानी है, तो आ जानी है, ना ये एडिशन है ना ये डिस्पोजल है ना ये डेप्रिसिएशन है, ये सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस दिया हुआ है। और ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैरेट डाउन और कैरेट डाउन का डिफरेंस लेना। तो मेरा ब्रॉड डाउन कितना है? 0, मेरा कैरेट डाउन कितना है? क्या ये इंक्रीज है कितने से? 1550 से। एक और करवाएं जी अब सारे जरा डिक्रीज वाला, दी ऑनलाइन स्टूडेंट साहब है। लेजर कौन सा है? इन्वेंट्रीज, लेजर ब्रॉड डाउन बताएं, नहीं अब डिक्रीज है। अब ब्रॉड डाउन कुछ लिखूं या कैरेट डाउन कुछ 0 करो? अब अगर हम 0 लिखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अब इंक्रीज है या डिक्रीज है, कितने से? तो अब शायद इस तरह होना चाहिए। मैं तो कह रहा था बिजनेस का पहला साल है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा था, हम अज्यूम कर रहे थे कि ओपनिंग 0 है। अब हमें क्लोजिंग 0 क्यों अज्यूम करना पड़ रहा? अब डिक्रीज हुआ, अब डिक्रीज हम 1000 अज्यूम कर सकते हैं, 600 लिख सकते हैं, हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं लॉजिकली, लेकिन डिफरेंस वही होना चाहिए जो नजर आ रहा है। चलो वो तो मैं ठीक कर देता हूँ। इन्वेंट्री काउंट है, ब्रॉड डाउन ज्यादा होगा या कैरी डाउन ज्यादा होगा अगर डिक्रीज है? ब्रॉड डाउन ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा? 400 अकॉर्डिंग टू सवाल, और फिर अगर 400 लिखा तो डैश है, अगर ओपनिंग 1000 अज्यूम कर लें तो 600 होगा, 2000 अज्यूम कर लें 1600। फुरकान साहब अकाउंटिंग फ्लॉप लेकिन नहीं करनी है, इन्वेंट्री है, नेगेटिव फिगर आ जाएगी इन्वेंट्री की, ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस 400 आ गया। इतने जूनियर ना बने, थोड़े से सीनियर हो, मैथमेटिक्स जरूर अप्लाई करें लेकिन अकाउंटिंग की बाउंड्रीज के अंदर अंदर ही है। एक और, टैक्स पेबल लायबिलिटी एसेट है, इंक्रीज है या डिक्रीज है? ये कैसे पता चल रहा है हमें सवाल पढ़ के यार? वाइंड अप करवाएं जी, बहस को कंप्लीट करवाएं, बताएं ओपनिंग कुछ रखूं या क्लोजिंग कुछ रखूं? कितना रखूं? 60, कैरेट डाउन 60, ओपनिंग सॉरी ब्रॉड डाउन 60, कैरेट डाउन 60, नहीं सही है फिगर? अब कंप्लीट करवा दें, जहां इतना करवाया 3 और करवा दें। इंक्रीज है या डिक्रीज है?
हमेशा शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का लेजर आपने अलग बनाना है, लेकिन यहाँ मैं अलग नहीं कर सकूंगा। पता को क्यों? क्योंकि उसका फर्दर ब्रेकअप नहीं है। जैसा एक सवाल, जो पहला सवाल हमने किया था, उसमें इक्विटी का इकट्ठा बनाना पड़ा था, तो असूलन तो ये लेजर्स अलग होने चाहिए, लेकिन अब शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को उसने इकट्ठा दे दिए। हम मजबूर हैं, और इकट्ठा कैसे बना लेंगे आप ये फोकस करें। इंक्रीज इन है या डिक्रीज इन है? ओपनिंग 0 हो गया, क्लोजिंग 2350 हो गया। आई होप कि अब बात बन गई है। लोन लिखवा दें, खोज के बोल दें ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग 1000, क्लोजिंग 0। कभी ओपनिंग 0, कभी क्लोजिंग 0। हल्की सी कोई भी आवाज है मेरे अलावा, वो सारी सुनती है। मैं चीख रहा हूं, वो नहीं सुनता। हम डिस्टर्ब हो रहे हैं मेरी बात से। अच्छा सर, मैं एंड तक इसलिए आया हूं क्योंकि एक आखिरी मसला जरा सही रिजॉल्व करा दें और अकाउंटेंट बनकर जरा। ये आया है ट्रेड एंड अदर पेबल्स, और पॉइंट नंबर 6 में चले। ट्रेड एंड अदर पेबल्स में एक मसला क्या? इंक्लूड डिड अलहदा करना है, इकट्ठा करना है? कंसंट्रेशन का लेवल हाईएस्ट ले जाए। वो ठीक है, वो तो कोई मसला नहीं। ट्रेड पे एक मिनट, जस्ट मिनट। क्या इस वक्त ट्रेड एंड अदर पेबल्स के अंदर दो फिगर्स इकट्ठी हैं? हमने उसे किस किस में अलहदा करना है? ट्रेड पेबल्स अलहदा एंड लैंड एंड बिल्डिंग का पेबल अलग। ठीक है। अच्छा, वंस अगेन अब समझाने के लिए मैं एक ट्रेड पेबल्स का पहले कंबाइन बनाऊंगा विद लैंड एंड बिल्डिंग पेबल, और फिर डेफिनेटली उसको अलग करके इसलिए दिखाऊंगा ताकि फिगर सामने आ जाए। इस लेजर को किस किस में ब्रेक करना है? हमने नहीं बोलना, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोल सकते। बोल सकते। ट्रेड अंदर पेबल्स को जो नजर आया हमें इंक्रीज है, इसको हमने ट्रेड पेबल्स अलग और लैंड एंड बिल्डिंग पेबल अलग में डिवाइड करना है। मुझे पहले एज इट इज फिगर्स दिखवा दें जो आपको नजर आ रही हैं, और कंसंट्रेशन अब फुल रखनी है जरा जी। ब्रॉड डाउन क्या रखूं, कैरी डाउन कितना रखूं? ब्रॉड डाउन 0 क्यों? इंक्रीज है, और 600 पहले मैंने एज इट इज कैरी डाउन लिख दिया। अब मुझे इसे सेग्रीगेट करना है, तो पॉइंट नंबर 6 फुल हिम्मत। नहीं, इस तरह नहीं होना, ये जरा चैलेंजिंग है। अगर ब्रॉड डाउन ओपनिंग 0 है तो डेफिनेटली ना ब्रॉड डाउन अलग पेबल है और ना ब्रॉड डाउन अलग लैंड एंड बिल्डिंग पेबल है। तो पहले तो ये ब्रॉड डाउन जरा फाइंड कर लें। अगर ये ब्रॉड डाउन 0 है तो इसका ब्रेकअप भी ब्रॉड डाउन 0 ही है। अगर कोई चौथा, पांचवा, सातवां, 10वां लेजर भी बनाता है तो 0 ही है। ओपनिंग 0 रख लिया। अब 600 में फुल कंसंट्रेट, क्लोजिंग बैलेंस है कितना? 600। इस 600 में 950 है। पढ़े तो सही, आ जाना, वो इशू नहीं है। इंशाल्लाह आ जाना है। हम अकाउंटेंट्स हैं, हमने कुछ ना कुछ सोच लेना है। पहले ये फैसला कर रहे हैं क्या इस 600 में 950 इस लाइन के मुताबिक शामिल है? अब यकीन एक सवाल उठता है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन रिलैक्स रिलैक्स। सब कुछ क्यों हो सकता है? तो हम सोच रहे हैं, जादू नहीं कर रहे, कोई नहीं हंस रहा था। आपने देखा हंसते हंसते दोनों लोगों को, लोग इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं मतलब भाई ने एक बात की, भाई हंसा, उसने देखा इधर उधर, बाकी भी हंस रहे कि नहीं, तो मैंने बता दी। मैंने कहा ना टाइम वेस्ट कर, बच्चे पढ़ने हैं। आप भी सर ना करें सर, ठीक है हंस लें लेकिन बस ठीक है, बात खत्म करें। क्या 600 में 950 है? ये सर जी तभी हो सकता है अगर एडवांस टू सप्लायर और पेबल टू सप्लायर आपस में नेट हुआ। ये डेफिनेटली नहीं हो सकता कि 600 की लाइबिलिटी के अंदर 900 की लाइबिलिटी 50 शामिल है, 950 की लाइबिलिटी शामिल है। लेकिन ट्रेड पेबल्स के अंदर एक एडवांस टू सप्लायर की सिचुएशन भी हो सकती है। क्या ये हो सकता है कि हमने कुछ चीजों के पैसे देने हों और कुछ चीजों के पैसे हमने पहले दे दिए हों? तो ये तभी हो सकता है अगर एडवांस और पेबल आपस में नेट ऑफ हो,
प्लस हुआ या नेट ऑफ हुआ? तो 600 क्या है? लाइबिलिटी है या एसेट है? लाइबिलिटी है या एसेट है? 950 क्या है? नहीं, 950 लाइबिलिटी है, 620 वक्त लाइबिलिटी है, 950 भी वक्त लाइबिलिटी। अब सवाल असल ये है कि 950 वाली लाइबिलिटी 600 लाइबिलिटी कैसे रहेगी? कितना एडवांस होगा? 950 नहीं यार, अब कैलकुलेटर पकड़ना, पहले वर्ड्स आप फाइनल करें। 600 है क्या? क्या नेट करके एडवांस है या लाइबिलिटी है? नेट करके एडवांस है, लाइबिलिटी है। 950 क्या है? लाइबिलिटी है या एडवांस है? लाइबिलिटी है। क्या नेट करके लाइबिलिटी बची है? तो एडवांस कितना होगा? नहीं यार, 1550 नहीं होगा, 350 होगा। 950 क्या है? ये डिफरेंस लेंगे, प्लस करेंगे, ये नेट हो गया हुआ है। कौन सी दो फिगर्स आपस में नेट हुई होंगी? आपने इन दोनों को प्लस कर लिए। क्या 600 के अंदर इस वक्त 950 है? और सजी है सर। इन 600 के अंदर 950 कैसे हो सकता है? तभी हो सकता है अगर 950 पेएबल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हो और 350 एडवांस टू सप्लायर हो। ये कैलकुलेटर पे लिखे 950। क्या है ये 950? क्या है ये 950? क्या है ये 950? लाइबिलिटी है, नहीं वो तो ठीक है, लाइबिलिटी है। क्या है 600? नहीं, ये भी लाइबिलिटी है। पहले ये क्लियर कर लें कर ली। क्या 950 नेट हो गए, 600 रह गए, बढ़ के हो गया 700 1000 वगैरह हो गए, ये कम होके हो गया। 950 भी लाइबिलिटी है और 600 भी क्लोजिंग लाइबिलिटी है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? असल में हुआ ये होगा, 950 लाइबिलिटी है, 350 एडवांस है, ये नेट ऑफ हो के 600 बना हुआ है। ये 600 बना हुआ है या 600 भी बनाना है? ये कौन सी दो फिगर्स आपस में इकट्ठी हो चुकी हैं और हम उसे अलग अलग करने लगे, अलग अलग करने लगे। क्या 600 में 350 जमा करके 950 बनेगा? ये जमा क्यों होगा? जमा क्यों होगा? पहले नेट हुआ, पहले नेट हुए में या हम नेट करने लगे? हम तो अलग करने लगे। तो 950 लाइबिलिटी ये कंफर्म है। फर्ज करें ये 600 की जगह 1500 होता, 600 की जगह 1500 होता तो 950 के लाइबिलिटी है और बाकी बैलेंसिंग फिगर 550 भी क्या है? लाइबिलिटी है। तो डेफिनेटली एडवांस वाली बात ना होती, फिर ही आप खुद ही कर लेते। लेकिन मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है कि रीजन 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 950 के लाइबिलिटी है और यहाँ नेट 600 नजर आ रहा है। तो 950 में से कुछ लेस होके 600 बना हुआ है या कुछ प्लस होके बना हुआ है? तो लेस क्यों है? आप जरा सुनिए जरा इसका ब्रेकअप कैसे होगा। लैंड एंड बिल्डिंग के पेबल में अगर मैं 950 लिख दूं तो कोई इतराज, लेकिन ट्रेड पेबल में अगर मैं 350 इधर लिख लूं तो कोई इतराज। यस सर, यस सर, जुल्म है सर, जुल्म है सर। 950 भी क्रेडिट बैलेंस, 350 भी क्रेडिट बैलेंस, दोनों जमा हो जाएंगे, नेट हो जाएंगे। जमा होके कितना बन जाएगा? 1300। हालांकि बचना कितना चाहिए? 600। तो ये कैसे फिर बनेगा लेजर? ये अब डेबिट बैलेंस होगा। अगर एडवांस तो कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है जो क्रेडिट साइड पे। अब 950 के क्रेडिट बैलेंस, 350 के डेबिट बैलेंस, क्या नेट ऑफ होके 600 रह गया है? तो यार इधर क्या जरूरत है? ये इधर कैसे हो सकता है? इधर ही होगा। इधर 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 क्या मसला? ये कब होता है? जब पे कब होता? 600 की जगह 1350 1300 होता, लेकिन 950 की जगह 600 कर है तो 950 लाइबिलिटी होगी और 350 एडवांस होगा। अब ट्रेड पेबल्स में एडवांस कहां से आ गया? ट्रेड पेबल्स में एडवांस कहां से आ गया? सुगारो का आंसर ढूंढे, 308 सफे पर जो सवाल था।
उसमें डायरेक्ट मेथड का आंसर ढूंढना है। क्या डायरेक्ट मेथड के आंसर में आपको दो लेजर्स कहीं इकट्ठे नजर आ रहे हैं पेमेंट निकालने के लिए? कौन कौन सा? इसमें लाइबिलिटीज भी होती हैं और एडवांस टू सप्लायर भी इकट्ठा होता है। इस गरीब लेजर का मैंने एक नाम बताया था, क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट, जिसमें पेबल्स और रिसीवेबल्स इकट्ठे हुए होते हैं। ठीक है सर? तो मैंने क्यों ये 350 को डेबिट बैलेंस बनाया है? रीजन 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 क्योंकि नेट फिगर 600 है और 950 लाइबिलिटी 600 तभी रह सकती है अगर 350 कोई एडवांस का बैलेंस होगा। अब मैंने लेजर 3 बनाए, लेकिन ये वाला लेजर बोर्ड पे देखने मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये हमारे क्वेश्चन में यूज क्यों नहीं होना? कौन सा एक लेजर था जिसे हमें किन दो लेजर्स में अलग करना था? ट्रेड एंड अदर पेबल्स के नाम से एक लेजर था जिसे हमने ट्रेड पेबल्स अलग और लैंड एंड बिल्डिंग पेबल के अलग लेजर्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैंने ये सब कुछ आपको लिखने तो नहीं दिया है, लेकिन मेजोरिटी अल्लाह करिए ना कभी हमने लिख लिया है। मिनट लगाने हैं, जरा 10-15 मिनट मेरे पास है, कुछ तंग एक बातें मेरी और हो जाए तो अच्छा है, वरना ये सवाल अब अच्छा वैसे अब क्वेश्चन सारा क्या हो गया? अब मैंने क्या किया? ये कौन सा स्टेप मैंने कर दिए? ये सेकंड स्टेप हो गया। अब क्या रह गया? एडिशनल इंफॉर्मेशन है और पोस्टिंग है, लेकिन 2-3 चला फिगर मेरे ख्याल में टाइम मिल जाएगा। जरा काइंडली स्पीड अप हो गया, जरा ये लेजर बना लो। और ये जो मैंने काटे हैं ये भी बना के काटे क्यों है मैंने? नहीं मतलब बनाए हैं काटे हैं पहले समझने के लिए, तो आप भी इसे पूरा ना काट दीजिएगा, बना दीजिएगा, हल्का सा क्रॉस करें। हल्का सा क्रॉस इसलिए करें ताकि दोनों बैलेंस ना कर दें, नेट भी बैलेंस हुआ हो, ग्रॉस भी बैलेंस हुआ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने पार्टिसिपेट किए? हम ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं हैं, हमें मत तंग किया जाए। बट अगर हमने कुछ किया होगा ना तो एग्जामिनर ढूंढ लेगा यार। एग्जामिनर आपको पता है तकरीबन 1.5 महीना आपके पेपर अपने पास रखता है, 1.5 से भी ज्यादा शायद। वो ढूंढता है इन बच्चों ने 6 महीने पढ़ा था, कुछ लिखा होगा, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? वो आई साइड चेक करवाता है, वो 15-20 दिन हॉस्पिटलाइज भी दोबारा होता है, हर दफा होता है। जब वो नाकाम हो जाता है तो फिर वो आपको नंबर देके वापस भेजता है। तो आप कुछ कर दें, बस अपनी बेस्ट एफर्ट करें, आपकी वो बेस्ट एफर्ट पेपर में नजर आती है। अगर आपको नजर आएगी इंशाल्लाह तो अल्लाह मालिक है, लेकिन डेफिनेटली एक सीरियस एफर्ट रिक्वायर्ड है, ये डेली कमिटमेंट रिक्वायर्ड है। अपनी जिंदगी में इस वक्त पढ़ाई के अलावा कुछ होना अफोर्ड ही नहीं हो सकता। डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल हैं, हर तरफ अवेलेबल हैं, लेकिन आप माशाल्लाह फुली कमिटेड है। कि मैं जरा ऊपर करता जाऊंगा, मेरी उम्मीद है कि 2-2 लेजर बन गए होंगे। और सही जगह पे लिखिएगा, देखते देखते कहीं अपनी मर्जी से ब्रॉड डाउन कैरी डाउन इधर उधर ना कर दीजिएगा। जी फुरकान साहब, आई होप कि ये वाली बात तो ऐसे परेशान हो रहे हैं। क्या आप ये भी कर सकते हैं कि जहां जहां हमने ब्रॉड डाउन 0 लिए वहां कोई अमाउंट ले लें? सिर्फ क्या कांस्टेंट रहना चाहिए? डिफरेंस सेम रहना चाहिए। डिफरेंस इन सेंस इंक्रीज और डिक्रीज जो एग्जामिनर ने बताया वो सेम रहे, वरना सवाल फिर हमारा अपना हो जाए। और सवाल अगर हमारा अपना होगा तो उसका नंबर कोई नहीं होगा। सवाल किसका ही चलेगा? एग्जामिनर का, उसका जवाब हमारा होना चाहिए। तो फिगर कोई भी ब्रॉड डाउन अजीम की जा सकती थी, लेकिन फाइनली कैरेट डाउन वही होना चाहिए जो बनता है। जी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पहले 4 बन गए, मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ, काइंडली जरा देखते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जरा काइंडली थोड़ी हिम्मत करें। जी मजदूर साहब कम पहुंचे।
लैंड बिल्डिंग ये मतलब सब क्या हमारे पढ़ाई के हवाले से ताल्लुकात कभी ठीक नहीं होंगे, तो चांस है तो फोर्सिएबल फ्यूचर में इंशाल्लाह खुदा के लिए है। यहाँ तो इंशाल्लाह बनता है कम से कम, इरादा तो हमारा कोई नहीं है लेकिन इंशाल्लाह तो ख्वाहिश तो है ना यार। ये कौन सा रह गया, इक्विपमेंट हो गया मतलब ये फर्स्ट लाइन होगी लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट। जिन हजरात का हो गया जल्दी से आगे सोचें, पॉइंट नंबर 1 पढ़ना शुरू करें। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जब ये लेजर्स बन जाते हैं? नेक्स्ट स्टेप रेशियो ऑफ एमिशन पढ़ने शुरू कर दें। जो असल मसला था वो हो गया हल। अब अपने जहन में सवाल उठाएं, कैश फ्लो में कहाँ लिखना है, वर्किंग्स में कहाँ लिखना है, चलते चले जाए जी। बाकी लोग कहाँ तक पहुंचे? ये लोन तक हो गया, लोन 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 मंजूर साहब क्या? मौलाना खामोशी से बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। दो तीन पॉइंट हो जाने चाहिए मेरे सामने, 10 मिनट है, हो गया पॉइंट 1। नहीं नहीं लेजर तो बन गए, आगे चले। बिस्मिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े। Anybody writing? Anybody preparing ledgers? प्लीज कौन से लेजर पे चल रहे हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग शुरू करें जी, अब 10 मिनट है, काफी कुछ हो जाना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो सकती है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहाँ तक पहुंचे? लेजर्स बन गए? आप लोगों ना इसमें जो असल इशू है इस वक्त वो है FA1 का अपने फर्स्ट टाइम एग्जाम हॉल में ICAP पे बैठ के पेपर देना है। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका पेपर बेस्ड ICAP का। इससे पहले अगर आपने पेपर्स दिए हैं तो वो MCQs थे, तो वो चैलेंज नहीं था। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका, और नंबर 2 है भी FA1 का चैलेंज, तो सब्जेक्ट भी बड़ा है, दूसरा एक्सपीरियंस भी पहला है, तो वहाँ के डायनेमिक्स ही और है। आपकी जिंदगी में शायद पहला एक्सपीरियंस होगा जिसमें पेपर विदाउट चॉइस आता है, विदाउट चॉइस आता है, वरना हम बचपन से यूज हुए हैं वो 5 किए वही आ गए, 10 आ गए, उनमें से भी वो 5 वही आए जो किए, और शुरू हो गए, बस रट्टा लगाया कहानी शुरू और एंड हो गई। यूज तो मुझसे भी नहीं है वैसे। तो ये आपके लिए एक सीरियस इशू है, इसके लिए आपको मुसलसल एफर्ट रिक्वायर्ड है। जिन हजरात ने खासतौर पर साथ साथ काम किया हुआ है, सही फिनिशिंग टच देने की जरूरत है। तो मुसलसल जो मैं प्लीज आपको चीजें कहता हूँ कि आपको तंग नहीं मैं कर रहा, ये मिनिमम है जो हम कोशिश कर सकते हैं। तो रोज रिक्वायर्ड है सीरियस एफर्ट। सवाल सॉल्व भी किया करें, जब मैं कहता हूँ वो लिख 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 के गलतियां हो के इम्प्रूव होंगी। पेपर ठीक ठाक चैलेंजिंग आता है, आपके सामने है सवाल, अगर कॉन्सेप्ट सही फाइनल ना हुए तो ये एक भी सवाल अटेम्प्ट नहीं होता।
जी मैं अज्यूम करो लेजर हो गया या मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पोस्ट करने लगा। पॉइंट 1 कर दिया आपने और कर ली भाईजान। पहले मैं एंड में डिस्कस करके जाऊंगा कि आपने कहाँ का क्या क्या लिखा। डेप्रिसिएशन दी हुई है 480 310 मैंने इकट्ठा लिख के प्लस कर दिया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 1290 कर लिया आप लोगों ने। आप डेफिनेटली अलग अलग भी लिखा जा सकता है, उसे काट के ना ठीक ही रहेगा। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग अलग, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट अलग लिख के ऐड कर लिया तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेकेंडली कौन से लेजर्स में डेप्रिसिएशन लिखी है आपने? बिल्डिंग के लेजर के अंदर डेप्रिसिएशन क्यों लिख ली है? ये तो कॉस्ट पे है। आई होप कि ये बहस सब पुरानी हो गई और हम फिर बोर्ड से देख के लिखना शुरू हो गए हैं, हालांकि नजर कुछ नहीं है, बोर्ड खाली नजर आ रहा है। हिम्मत हिम्मत। पॉइंट नंबर 2 सही पोस्ट करने मुझे फिर बता दीजिएगा क्या क्या पोस्ट किए। और अगर मैं नहीं पूछा तो वेट ना करें, आगे चले, मैं बाद में पूछ लेता हूँ आपसे। इससे पॉइंट नंबर 2 कर लिया तो आगे चलो। जी पॉइंट नंबर 2 गेन लेस हो जाएगा, गेन लेस हो जाएगा। 440 रिसीट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएंगी और 310 इक्विपमेंट के लेजर में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और कॉस्ट का यहाँ कोई काम नहीं है क्योंकि एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे। जरा रिपीट करने का नहीं, कहाँ कहाँ गए आप? नहीं फेयर वैल्यू गेन नहीं यार, डिस्पोजल गेन लेस हो जाएगा, कैश इन्वेस्टिंग में आ जाएगा और 310 डब्ल्यूडीवी एसेट अकाउंट में आ जाएगा। कोई नहीं भाई ने कोशिश की है तो गलत हुआ है, बाकी ऐसे हंस रहे हैं जैसे उनका ठीक ही है। नंबर 3 सही कह रहा है यार, लिबर्ड पे प्रोविजन प्रोविजन कहाँ कहाँ जाए? ना 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 बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। प्रोविजन 140 से इंक्रीज की एंट्री बोले, डेटर से कोई ताल्लुक नहीं, इसका डेटर के लेजर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बैड डेट्स का क्या होगा? 140 ऐड हो जाएंगे और लेजर कौन सा आएगा? प्रोविजन के लेजर में 140 क्रेडिट हो के बात पूरी खत्म हो गई। डेटर से किन बैड डेट्स का ताल्लुक है? डेटर के लेजर से किन बैड डेट्स का ताल्लुक है? रिटर्न ऑफ, एक्चुअल रिटर्न ऑफ। बोल दें क्या क्या किया पॉइंट नंबर 3 का? जी रहमत साहब, बैड डेट्स का क्या क्या किया? कैश फ्लो में ऐड किया और अलाउंस के लेजर में क्रेडिट साइड पे लिख दिया। लिख दिया, लिख दिया, अलाउंस में भी लिखना है। डिविडेंड पेड फाइनल करेंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैश फ्लो में कहाँ लिखेंगे? फाइनेंसिंग में। पेड है डिक्लेयर्ड है? तो एक ही बात होती है यार, हरगिज नहीं मान सकते अब आप। पेड आ गया कैश फ्लो में और पेड का कोई इफेक्ट आपके लेजर्स में? किस लेजर में किस तरफ? किस लेजर में किस तरफ? डिविडेंड पेएबल में डेबिट साइड पे, डेबिट साइड, डेबिट साइड पे। जी डन है जर्नल स्टूडेंट्स, डन है सर। इंटरेस्ट एक्सपेंस का क्या क्या करें? नहीं सर जी, कैश फ्लो में क्या करें? ऐड करेंगे 378 और वर्किंग्स में इंटरेस्ट पेएबल के लेजर में किस साइड पे? इंटरेस्ट पेएबल का तो लेजर ही है, मिल गया है।
378। नेगेटिव इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले नेगेटिव हुआ है, कैंसिल करने के लिए एड बैक किया यार। बैड डेट्स पहले लेस हुए में, हमने इन्हें कैंसिल करना है कैश फ्लो में, ठीक है। हम एक्सपेंस कैंसिल करने के लिए एड बैक करना है। टैक्स एक्सपेंस का कैश फ्लो के अंदर क्या करूं? इस लेजर में कुछ करूं, कितना 650 इकट्ठे। पॉइंट का किस लेजर में कुछ करूं, सब लोग छोड़ दें जहां भी हैं, आखिरी पॉइंट जरा करवा दें, छोड़ दें हो जाएगा बाकी। नहीं ट्रेड एंड पेबल्स सब अलग हो गए। अब सेंटेंस पूरा पढ़े जरा। क्या कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है? पढ़े पढ़े। क्या कोई बिल्डिंग परचेज की है, लैंड बिल्डिंग पैसे दे दी है, तो इसकी एंट्री तो करेंगे ना यार, इसकी एंट्री बोले जरा। बिल्डिंग डेबिट पेबल क्रेडिट नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, कैश फ्लो में तो नहीं आना, लेकिन डबल एंट्री तो करेंगे ना। बिल्डिंग के लेजर में कहाँ लिखूं, रेफरेंस क्या लिखूं? ये सब लोग जरा सुगारो का आंसर दोबारा निकालें। सुगारो, अपनी सुगारो है कि नहीं, उसमें जरा CWIP का लेजर ढूंढे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में 14 ढूंढे जरा, 14 ढूंढे कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है, पेबल में है और कहाँ है, वर्क इन प्रोसेस का लेजर देखना यार। क्या एंट्री हुई है 14 की? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट पेबल क्रेडिट, वही चीज है लेकिन एसेट का नाम का फर्क है। कौन सी एंट्री है ये? लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट एंड पेबल क्रेडिट, समझ आ गए? तो बाकी बेटा बैलेंसिंग रह गई है, मेरा ख्याल है आप लोगों को बैलेंसिंग करनी चाहिए। अच्छा इसमें मुझे अगर ना भी याद रहा, और इंशाल्लाह वैसे मुझे उम्मीद है कि आप वर्किंग करनी कंप्लीट, लेकिन एंड में मुझे ये रिटेन्ड अर्निंग्स करूं और डिविडेंड पेएबल का लेजर जरा जरूर बैलेंस करवाना है। मुझे अगर याद ना भी रहा तो ये मुझे याद करवा दीजिएगा, मैं जरा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बाकी वैसे अब इशू नहीं है, वो आपको पता है इसमें से क्या आना है क्या आना है, लेकिन डिविडेंड जरा सही फाइनल हो जाएंगे, बड़ा अच्छा इस एंगल से, डिविडेंड के एंगल से ये लेजर बने हुए। तो आराम से इस क्वेश्चन को रिवाइज करें और कंप्लीट हो जाना है इसमें आराम से। लेकिन ये क्वेश्चन अब बड़े आराम से जल्दी से हो जाना, एक क्वेश्चन होमवर्क रख लें। तो आज का दिन और जरा कैश फ्लो का दें, फिर कल से देखते हैं। तो दोपहर वाली जो मैंने बात की है, आज जरा अपना स्केड्यूल देख लीजिएगा कि दोपहर के बाद कौन कौन सी मसरूफियत होती है। जैसे अगर आपके जहन में ये नहीं आ रहा कि आप दोपहर के बाद क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी क्लासेस अटेंड हो रही हैं, तो कल सुबह डिस्कस कर लेंगे। अपनी डायरी वगैरह चेक कर लीजिएगा कि नेक्स्ट वीक में आपका क्या स्केड्यूल है वगैरह, और पता नहीं क्या क्या चेक करना। नेक्स्ट वीक में भी देख लेंगे, पहले इस वीक में तो देखते हैं। पेज नंबर है जी वॉल्यूम 1 में 310, वॉल्यूम 1 का पेज नंबर 310 है। एक कैश फ्लो का सवाल मार्वल इंजीनियरिंग के नाम से आपका इंतजार करेगा। इसने आपको पुकार के कहना है कि मुझे 100% कर लो, तो आपने इसकी पुकार प्लीज सुननी है। अल्लाह हाफ़िज़। किसी को आवाज आई है मुझे 100% कर लो, घर जाके आनी चाहिए, यहाँ नहीं भी है तो खैर है। वॉल्यूम 1 पेज नंबर 310, 310 इज अनदर नेम ऑफ थीटा। मौलाना असल में आप कभी कभी आ रहे हैं तो पता नहीं मुझे कि क्या कर रहे हैं आप, इसलिए इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं, मुझे पता है ये तो था।